इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड फोर्स। ये देखिए, न्यूटन्स लॉ गया नहीं है, मैकेनिक्स है। और पूरे तरीके से मैकेनिक्स ही इस केस को हैंडल करने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। तो कंटिन्यूएशन में है, मैकेनिक्स खत्म नहीं हुई है, अपना फॉर्म या स्वरूप उसने बदल लिया है। चलिए डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे पहले ये बताएं कि फील्ड किसे डिफाइन करते हैं। अरे यहाँ की फील्ड डिफाइन करना, वो क्रिकेट फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि फुटबॉल फील्ड और क्रिकेट फील्ड, वहां सर हम खेलते हैं दौड़ते हैं, वो वाली फील्ड है। फील्ड स्पेस। फील्ड फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे फिजिक्स में जो फील्ड डिफाइंड होती है वो फील्ड होती है, वो स्पेस होता है जहां पे कुछ प्रभाव होता है अदृश्य रूप में। अब जैसे मान लें, कोई हॉरर मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ अदृश्य रूप में प्रभाव, डरावनी मूवी बताने जा रहा हूँ कि इनविजिबल तरीके से कोई प्रभाव है, वहां पे कोई साया है, वो बात नहीं करने जा रहा हूँ, है ना। ये स्पेस है, यहाँ पे अगर एक बॉडी को हम रखते हैं, छोड़ते हैं, तो ये नीचे गिरने लगती है। अब नीचे गिरने का मतलब है अवस्था बदलना, न्यूटन लॉ के मुताबिक। तो सीधी सी बात है, यहाँ कोई प्रभाव है, हमने तो किया नहीं, हमने तो छोड़ दिया ऐसे वो गिरती है बॉडी। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई प्रभाव है। प्रभाव कैसा? एक ऐसा प्रभाव इस स्पेस में है जिसमें फोर्स क्रिएट हो रहा है, या फोर्स है, ये कह सकते हैं। क्रिएट क्या होना, फोर्स है। तो वहां पे अगर एक बॉडी लाते हैं तो उससे फोर्स लगने लगता है। अभी आप स्पेस में जाओ और वहां पे अगर बॉडी को ऐसे छोड़ दो तो वहीं रहेगी, तो वहां कोई साया नहीं है, मतलब मेरा कोई प्रभाव नहीं है वहां पे, है ना। तो वहां पे नहीं है प्रभाव, वहां कोई फोर्स नहीं है। अब पता चला कि एक बॉडी यहाँ पे ले आए आप एक, है, और वो उधर भागने लगी, तो थोड़ा सा डर लगेगा, या उधर भागने लगी, गिरना, हमारा एक्सपीरियंस तो इधर जाना चाहिए, इधर। तो पता चला कुछ दिनों बाद कि एक साया था वहां पे जो उसे ऐसे भगा रहा था। तो किसी साइंटिस्ट से बात किया गया, तो भाई वो ओझा हो जाए तो यही बताएंगे एक साया है, चलो यहाँ पे शुरू करते हैं झाड़ उड़ घुमाना, और भूत प्रेत का साया है। ठीक है, तो नहीं, वो साइंटिस्ट आता कहता है भैया ऐसा है कि जो बॉडी आपने रखा था उस पर चार्ज था, एक इलेक्ट्रिक चार्ज था उस पर, और एक इधर फील्ड जा रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने उसे रखा तो भागना शुरू कर दिया। ये है सत्यता। तो फील्ड है एक ऐसी फील्ड जिसमें कोई प्रभाव है, कोई मैटर या कोई चार्ज आप रखते हो तो उसे फोर्स आ जाता है। तो ऐसी फील्ड को फोर्स फील्ड भी बोलते हैं, या फील्ड क्रिएटिंग फोर्स। ठीक है, तो ऐसी फील्ड की बात करें, एक ऐसा स्पेस जहां पे किसी बॉडी या किसी चार्ज को रखने में फोर्स आ जाए। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो एक बॉडी आप लाएंगे तो उसे फोर्स लगने लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगने लगेगा। और यहीं पे अगर मान लें इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो चार्ज रखते हैं तो फोर्स आ जाता। अच्छा देखो, हवा भी नहीं दिखती है, एयर, और जब चलती है तो अपना फोर्स, अपना प्रभाव दिखाती है, वो भी अदृश्य तरीके से दिख नहीं रही है, लेकिन प्रभाव महसूस हो रहा है उसका, है ना। तो भी तो अदृश्य है, उसकी भी फील्ड होगी, वो फ्लो फ्लो के कारण हो रहा है। उसमें जो फोर्स होगा वो ड्रैग फोर्स होता है, ड्रैग फोर्स, उसका प्रभाव होता है, वो भी तो है फील्ड। तो ऐसे क्षेत्र की बात हो रही है। तो अब यहाँ पे आ जाती है, देखो ग्रेविटेशनल फील्ड को हमने यूज बहुत किया, हालांकि अभी ग्रेविटी का चैप्टर हम लोग नहीं पढ़ा है, वो भी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग यूज तो कर चुके हैं ना उस फोर्स को। तो हम लोग देख रहे थे कि भाई पृथ्वी पे कहीं भी किसी बॉडी को आप लेके चल रहे हैं तो वहाँ एक फोर्स जरूर है, और वो कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि वेग। तो वो ले चुके हैं हम लोग। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही स्पेस होता है जहाँ पे आप जब किसी चार्ज को रखोगे तो वो भागने लगेगा, उस पर फोर्स आ जाएगा। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो चार्ज ऊपर भागेगा, हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल भागेगा, ऐसे होता है। तिरछी लग गई तो तिरछा भी जा सकता है। ग्रेविटेशनल फील्ड चूंकि वर्टिकली होता है यहाँ पे, तो बॉडी जो है वर्टिकली चलती, उसी को फील्ड बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा, अब फील्ड होगा तो फोर्स भी होगा वहां पे, ये भी तय हो गया। ये इंटेंसिटी क्या है? तो इंटेंसिटी की अगर बात करें तो प्रभाव,
प्रभाव का मतलब है कि यहाँ पे इंटेंसिटी का मतलब है कितना इंटेंस है, कितना ज्यादा प्रभावी है या कम प्रभावी है। अब जैसे मान लें ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें, तो इंटेंसिटी की अगर बात करें तो जैसे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है और मून पे ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है उसमें बड़ा फर्क होता है। आपको शायद मालूम होगा कि वहां पे वेट अगर आप तौलोगे तो 1/6 कम हो जाएगा। तो वहां पे इंटेंसिटी प्रभाव फील्ड का है ना कम है, 6 गुना कम है। अब ये बताओ कि जैसे मान ले एक मास को आप यहाँ एम मास है, यहाँ पे आप तौल रहे हो तो उसका वेट क्या आया एम जी। लेकिन आप मून पे ले जाके तौलोगे तो mg/6 हो जाता है, कम हो जाता है, 6 गुना कम हो जाता है। ये है वहां पे वेट कम हो जाता है वहां पे। इसीलिए क्या होता है ना कि जैसे वेट कम होने से आप जैसे अपवर्ड जंप लेंगे, आप मान लो जंप लेते हो तो यहाँ पे जैसे 2 फीट आप उछल सकते हो, 12 फीट। एक बार जंप लेंगे ना भाई, मसल्स का तो उतना ही पावर है, तो आपने जंप लिया है ऐसे तो आप 12 फीट ऊपर चल जाएंगे। इसीलिए वहां पे मकान वकान बनेंगे तो सीढ़ियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुन लीजिए। क्यों पड़ेगी जरूरत? अभी आ रहे हैं जंप करके, 12 फीट उतरे, 12 फीट के अंदर हो जाता है, मंजिल हो जाती है, बड़े आसानी में किसी की बालकनी में चढ़ सकते हैं। कूदेंगे तो चोट भी नहीं लगेगी ज्यादा, वेट कम होगा ना, कूदेंगे तो चोट नहीं लगेगी। सब बता दे रहा हूँ अभी से, जो तैयारी कर लीजिए उन पे, वो ज्यादा अच्छी जगह है, वो ज्यादा अच्छी जगह रह रही हो, है ना। खैर, तो बुकिंग वुकिंग अभी से करवाना शुरू कर देंगे। खैर, तो ये जो 1/6 हो गया, अब उसमें ये बताइए कि यहाँ mg/6 नहीं, यहाँ mg था, यहाँ mg था और वहां हो गया mg/6। ये बताइए मास कम हो गया या फोर्स, कुछ और? हाँ, फोर्स कम हुआ है। फोर्स मास कम होने के कारण हुआ है या किसी और चीज के कारण? प्रभाव जी, उसमें जो जी था। अब देखिए मैं एनालॉजी से पढ़ाऊंगा, है क्या भाई, एनालॉजी से। मैंने कहा था ना कि अब मैकेनिक्स आपने पढ़ लिया ना, तो चीजें बहुत आसान होने वाली है, सब कुछ बहुत आसान होने वाला है यहाँ पढ़ने। तो मैक्सिमम चीजें मैं एनालॉजी से पढ़ाऊंगा आपको। तो उससे ये होगा कि बहुत इजी गोइंग हो जाएगा, सब स्मूथली आप जो है सीखते चले जाओगे। तो जैसे ये फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा। जब मैं वर्क एनर्जी पढ़ा रहा था तो वहां पे कंजर्वेटिव फोर्स की बात हुई थी, है कंजर्वेटिव फोर्स। और उसमें उस कैटेगरी में ग्रेविटेशन के अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों भाई भाई हैं, बिल्कुल जुड़वा समझ लीजिए एक तरह से, जरा सी शक्ल में डिफरेंस है, दोनों का बिहेवियर काफी मिलता जुलता है। तो ग्रेविटी के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी में बताने जा रहा हूँ पूरा, और वर्क एनर्जी वाला जो चैप्टर ना खूब यूज करूंगा मैं, और खासतौर से स्लो प्रोसेस वाला। तो क्विक सॉल्व हो जाने वाली हैं चीजें, ठीक है, वो इस्तेमाल करने वाला हूँ, है ना। और फिर अभी देखो, अभी ग्रेविटेशन का हेल्प लेके इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रिसिटी जब एडवांस स्टेज पे जाएगी तो उसका हेल्प लेके फिर ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा चैप्टर। तो यहाँ पे कुछ चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएंगे तो उसकी हेल्प से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो उसमें फिर चला जाऊंगा, तो स्विच कर जाऊंगा, ऐसे एक दूसरे की हेल्प से दोनों पढ़ते हैं, पढ़ाए जाते हैं ऐसे। क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है ना, वो कूलम्स लॉ पे एनालॉगस होता है बिल्कुल, ठीक। तो इस तरीके से पढ़ेंगे। तो अभी मैं ग्रेविटेशनल फील्ड की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो इजी गोइंग है, आपके लिए बहुत आसान है समझना। तो वही मैं कह रहा था कि यहाँ इंटेंसिटी जगह समझिएगा। देखिए ये जो जी लिखते हैं ना, ये इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रभाव। जैसे यहाँ पे जी है तो वहां पे क्या होगा, मून पे g/6 होगा। मास जो ले जाएंगे उसे फील्ड को टेस्ट करने के लिए, मास, तो यहाँ उस मास को रखेंगे, एम मास को, तो फोर्स लगेगा mg, और वहां लगेगा mg/6। तो वो g जो है इंटेंसिटी कम हो गई है। और वहीं जुपिटर पे जाएंगे, वो भारी ग्रह है, तो वहां भी बढ़ जाएगा। किसी भारी ग्रह पे जाएंगे तो हो सकता है जी वैल्यू 10 से 12 15 टाइम्स बढ़ जाए, 20 टाइम्स बढ़ जाए, तो वहां भारी हो जाएगा, वही वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा वहां पे चलना मुश्किल हो जाएगा। तो वहां पे क्या चीज बढ़ गई, मास नहीं बढ़ा, क्या बढ़ गया, जी बढ़ गया। इसी को इंटेंसिटी बोलते हैं। और जब मास और इंटेंसिटी मल्टीप्लाई होती है, एम और जी, तो क्या बनता है, फोर्स, वेट। वही चीज यहां भी चलेगी, ठीक है। तो वो सारी बातें इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में मैं दिखाता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। क्या क्या बोला मैंने, फोर्स, एक मास बोला, और मैंने बोला ना कि वो फील्ड को टेस्ट करने के लिए मास ले जा रहे हैं, एक टेस्ट, तो टेस्ट मास बोल रहे हैं।
तो टेस्ट मास क्या होता है? वो मास होता है जो फील्ड को टेस्ट करे। अरे भाई, किसी भी ग्रह पे आप जाएंगे, वहां इंटेंसिटी का तौलना है तो मास लेके जाइएगा, नहीं तो अपने ही वेट से अपने ही से तौला लीजिएगा, और टेस्ट करने के लिए ले जाएंगे ना, है ना? तो उसे टेस्ट मास बोलते हैं, जिससे आप फील्ड तौल लो। यहाँ पे लफ्ज आता है, एक आता है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब है एक ऐसा चार्ज जो फील्ड के प्रभाव को टेस्ट करने के लिए यूज हो रहा हो। अभी एक चार्ज को यहाँ रख रहे हैं, फोर्स ज्यादा महसूस कर रहा है, और उसी चार्ज को आप उस तरफ ले जा रहे हैं, फोर्स कम महसूस कर रहा है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, और यहाँ पे ज्यादा, क्योंकि चार्ज तो वही है। ये कहने का मतलब है, ठीक है? तो देखिए जरा से यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस इन विच अ चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। क्लियर है? हो गई बात, ठीक? जैसे ये फील्ड है, अब फील्ड की ड्राइंग भी तो बनाई जाती है ना। ड्राइंग जो है, ड्राइंग के लिए तो टर्म नहीं डिफाइंड है, लाइंस ऑफ फोर्स, वो ड्राइंग होती है बेसिकली। अरे यार, अदृश्य फील्ड है, कैसे आपको पढ़ाएं? तो बना के पढ़ाएंगे ना। अब पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, किधर लगी है, उधर लगी है, उधर लगी हुई है, नहीं समझ में आ रहा है। बहुत लोग जो है उधर बोल रहे हैं, और ऐसे देखते हुए कह रहे हैं उधर, हम इधर बोल रहे हैं उधर। तो ये दृश्य साफ हो जाना चाहिए, तो उसे कैसे करेंगे? लाइंस बना के। तो ये जो बनाया जा रहा है ना, ये लाइंस ऑफ फोर्स केवल ड्राइंग होती है किसकी? उस इनविजिबल फील्ड की। कि प्रभाव भैया उस तरफ है। आप ग्रेविटी के लिए बनाएंगे तो किधर बनाते हैं? नीचे की तरफ। ठीक, तो लाइंस ऑफ फोर्स भी आप समझ रहे हो। ठीक, अब इसको टेस्ट करना है। अब देखो इंटेंसिटी, वो ई किसके लिए लिखा गया? इंटेंसिटी के लिए। जैसे वहां पे लिखते क्या? जी, है ना? ग्रेविटेशन के लिए कहते हैं वो जी, ऐसे नीचे की तरफ जी है। अब क्या होगा? उसे टेस्ट करने के लिए क्या लाएंगे? एक चार्ज। जैसे वहां मास लाए थे, यहाँ चार्ज ले आए। अब देखो मास रखते ही जो है उस पर फोर्स लगा था कितना? एम इंटू जी। एम इंटू जी लगा था किस तरफ? फील्ड की डायरेक्शन। एक चार्ज ले आओगे तो उसी एनालॉजी से बताओ फोर्स किधर लगेगा? हाँ, फील्ड की दिशा में। ये देखो ऐसे, ये देखो एफ, और ये जो फोर्स होगा, है ना, ये फोर्स इसे चला देगा। जैसे एम जी है, अगर आप फ्री छोड़ोगे तो ये नीचे चला जाएगा। कौन सा फोर्स होता है ये? है ना, ये कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। जो फील्ड से फोर्स क्रिएट हो वो कंजर्वेटिव होता है। अब एक नई डेफिनेशन, हम लोगों ने वहां पे क्या पढ़ा था? कंजर्वेटिव फोर्स का प्रभाव। कंजर्वेटिव फोर्स जब काम करता है, वर्क एनर्जी चैप्टर में कर रहे थे ना, तो जब वो काम करता है तो सिस्टम की पोटेंशियल को डिक्रीज करता है। तो बॉडी जब नीचे गिरेगी तो पोटेंशियल उसकी डिक्रीज होगी। यहाँ भी डिक्रीज हो रहा है, वहां पे ये एग्जाम्पल भी दिखाया था हमने आपको, यहीं से उठाया था, यहीं से चुरा लिया था वहां पढ़ाने में, पीपीटी का एक है। तो वो जो है, ये जो चल रहा है ना, किधर जा रहा है? लो पोटेंशियल की तरफ। लेकिन वो पोटेंशियल वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, अभी अगला चैप्टर आएगा। अभी तो फील्ड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फोर्स और फील्ड। ठीक है? अरे भाई, कोई भी प्रोसेस आपको पढ़ना है तो पहले फोर्स आएगा, जिससे वो न्यूटन्स लॉ आ जाएगा, चेंजेस होंगे। तो जब चेंजेस होंगे तो उसे और एलोबरेट करने के लिए, समझने के लिए क्या होगा? एनर्जी में चेंजेस होंगे, तो फिर एनर्जी भी पढ़ना पड़ेगा, है ना? तो उसी तरीके से चैप्टर आते हैं। ठीक है? अच्छा, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ये ध्यान रखिए, असल में यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं ना, तो दोनों को लेकर आप सोचो कि ये मास अगर पॉजिटिव और नेगेटिव डिफाइंड होता, होता नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन अगर ये पॉजिटिव मास है तो फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में लग रहा है। अगर नेगेटिव मास लाते कहीं से तो उल्टा लगता, ऊपर की तरफ जाता, ऐसे। तो यहाँ पे अगर निगेटिव मास होगा, है ना, मतलब निगेटिव चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा तो फोर्स वही फील्ड उल्टा लगाएगी और इधर ले जाएगी। अब भी ये अपने लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, मालूम है? अब भी अपने, लेकिन निगेटिव में ना उल्टा होता है। अब जैसे गैस का गुब्बारा है, हाइड्रोजन गैस का गुब्बारा, हमने बताया भी था आपको जब मैकेनिक्स पढ़ा रहे थे उसमें से, तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऊपर की तरफ जा रहा है, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो आप उसे नेगेटिव मास के तौर पे ले सकते हैं। तो उसका पोटेंशियल किधर डिक्रीज हो रहा है? ऊपर की तरफ। तभी तो सिस्टम अपने लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। अरे यार, वो पॉजिटिव और निगेटिव, वो एक चीज कॉमन है, सिस्टम हमेशा फ्री होगा तो अपने लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। उसका लो पोटेंशियल कहाँ डिफाइंड हो रहा है वो जाने, उसका नेचर जाने। तो पॉजिटिव जो है नीचे जाके उसका लो पोटेंशियल मिलता है, नेगेटिव का ऊपर, ये उधर मिल रहा है, इसका इधर, ऐसे चल रहा है। ठीक है? ओके।
निगेटिव चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान होने वाली इलेक्ट्रिसिटी, बहुत आसान सब कुछ। ऐसे ही पढ़ना है बिल्कुल, है ना, कैजुअली नहीं बिल्कुल भी। F इज इक्वल टू क्यू नॉट, F इज इक्वल टू एम इंटू जी। ये टेस्ट मास है, यानी कि टेस्ट चार्ज, और वो फील्ड है ना, ये देखो टेस्ट चार्ज बोल दिया। क्यू नॉट से लिखते हैं टेस्ट चार्ज। ये फील्ड को नापने के लिए होता है। फील्ड जैसे फील्ड है, इसमें मल्टीप्लाई किया फोर्स। अब महसूस क्या करोगे, फोर्स में महसूस करोगे, तौलोगे क्या आप, क्या तौलोगे आप फोर्स तौलोगे। अब न तो देखो, न फील्ड तौली जा सकती है किसी इंस्ट्रूमेंट से, नहीं न चार्ज, न मास। मास थोड़ी तौला है किसी इंस्ट्रूमेंट से, क्या तौलते हैं उसमें, क्या वे करते हैं, क्या फोर्स, वेट। तो इसको मेजर कर लेते हैं। और डिफाइन, इसको भी डिफाइन करना है तो इसी के जरिए डिफाइन करते हैं प्रैक्टिकल कंडीशन में। लेकिन फिलहाल ये होता है ना। अच्छा देखो, ये वेक्टर है, ये भी ध्यान रखना, ये दोनों बातें आ जाएंगी इसमें। जैसे अगर फील्ड एक दे दिया, एक फील्ड की डायरेक्शन है, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो ये और ये सेम दिशा के होंगे, फोर्स और फील्ड जैसे है ऊपर वाले में। और अगर ये निगेटिव चार्ज हो गया तो दो वेक्टर अपोजिट हो गए। तो देखो यहाँ पे फोर्स और फील्ड अपोजिट, अगर ये निगेटिव हो गया तो आप मालूम है ना ऐसे, वही वेक्टर क्वांटिटी प्लस माइनस से क्या मतलब है, तो प्लस माइनस ये डिसाइड करना। ठीक, ओके। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब चले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ मेजरमेंट ऑफ इफेक्ट ऑफ फील्ड ऑन अ चार्ज प्लेस्ड एट अ पॉइंट इन दैट फील्ड। है भाई, ये इंटेंसिटी क्या मतलब, ये प्रैक्टिकली वगैरह इफेक्ट, इफेक्ट नहीं है, प्रभाव। इफेक्ट इंटेंसिटी ज्यादा है या कम है, अर्थ पे मून पे ऐसे देख रहे थे, यहाँ या वहां ऐसे देख रहे हैं, तो इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी असल में प्रभाव, इफेक्ट को दिखाता है। अच्छा, लेकिन उस प्रभाव को पढ़ने के लिए कोई चार्ज चाहिए ना, प्रैक्टिकली अगर उसे कैलकुलेट करना है तो क्या करें, तो कैलकुलेट करने के लिए ये होता है, देखिए, है ना, कि दिस इज इक्विवेलेंट टू फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्टिंग ऑन इन द फील्ड, ये होता है। अच्छा, आप इंटरमीडिएट लेवल पे आप ये सब रटते हो। अब इसकी प्रैक्टिकलिटी बताता हूँ मैं आपको, क्यों ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोला जाता है, क्यों ऐसे डिफाइन किया जाता है फील्ड को नापने के लिए। आप ये बताओ, यहीं पे प्रैक्टिकल करते हैं। थोड़ी देर के लिए ऐसे सोचो कि हमें यहाँ पे मालूम नहीं है कि जी है, इंटेंसिटी जी नहीं मालूम है, नो है जी, हमें नापना है उसे। कैसे नाप सकते हैं, देखिए, उसमें एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक वेट लाओ, मास, है ना, जो जिस पे लिखा हो, जैसे 10 kg का लिखा हुआ नहीं मिल जाए, नहीं, मैं किसी सब्जी वाले से बात कर लेना, नीचे ठेले वाले से दे देगा, लो देखा ही नहीं आज तक, लो देखो 10 kg का वेट, 5 kg का बाट उठा लाना। अब क्या करोगे, वो ले आए, उसको क्या करोगे, उसको स्प्रिंग बैलेंस में बांधा और इसे नापा, है ना, उस पे क्या नाप देगा वो, फोर्स। फोर्स अगर प्रॉपर स्प्रिंग बैलेंस होगा तो फोर्स नापेगा, न्यूटन में होना चाहिए, है ना, वो लिखा हुआ, उसने नाप दिया। तो यही तो ना, जो प्रैक्टिकल है बात करो तो उसमें क्या नाप लिया आपने, आपने फोर्स नाप लिया, ठीक है, और आपको मास लिखा हुआ दिख गया क्या, 10 kg, और फोर्स नाप दिया, फोर्स क्या होगा एम जी, और लिखा हुआ क्या मिल गया एम, क्या करोगे बताओ, जी निकालना है। अरे यार, एम जी को एम से डिवाइड करोगे, फोर्स को किससे डिवाइड करोगे, और मास से डिवाइड करोगे, तो क्या आ जाएगा, फोर्स को मास से डिवाइड करो, जी आ जाएगा। तो मास क्या था, वो टेस्ट मास था, और उस टेस्ट मास पे आपने फोर्स कैलकुलेट कर लिया या नाप लिया किसी इंस्ट्रूमेंट से, और फोर्स को उस टेस्ट मास से डिवाइड कर दिया, mg को m से डिवाइड किया, जी आ गया। यहाँ क्या करोगे बताओ जरा, बताओ, इंटेंसिटी नापने के लिए एक फील्ड है, क्या करोगे बताओ, इसी इसी एनालॉजी से बताओ, एक चार्ज लाओगे, अब जो मन हो ले आना, 2 कूलम, 3 कूलम, 10 कूलम, 15 कूलम, 1000 कूलम, संभाल लेना, लेकिन, है ना, ऐसे चार्ज ले आओ, इलेक्ट्रॉन ले आओ, कोई भी एक चार्ज, क्यू चार्ज ले आए, है ना। अब क्या किया, उस फील्ड में रखोगे, उसमें फोर्स आएगा,
नाप लोगे, फिर क्या करोगे, उस फोर्स को उस चार्ज से, जो टेस्ट चार्ज है उससे डिवाइड करोगे, क्या आएगा, इंटेंसिटी। देखो, फोर्स को चार्ज से डिवाइड करके इंटेंसिटी है, जैसे mg को m से डिवाइड करके आप, यही तो तरीका है। अच्छा अब ये बताओ कि यहां पे हमने फोर्स लिया mg, ठीक, और उसको m से डिवाइड किया तो आ गया। अगर हम इस मैथमेटिक्स से बचना चाहते हैं, तो हमें मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आती, सिंपल सा डिवीजन भी नहीं आता, होंगे कुछ लोग ऐसे यहाँ, ये सिंपल सा डिवीजन भी नहीं आता, है ना, नहीं आता, तब भी हार नहीं मानना। बिना मैथमेटिक्स से कैसे जी निकाल सकते थे, करेक्ट। अब इसमें इसकी जरूरत है ना थोड़ा, अरे भैया 1 kg का बाट ले आओ, 1 kg का अगर बाट आप ले आओगे, जो वेट है 1 kg का, उसे तौलोगे तो वो क्या देगा वेट, 1g। तो 1g को 1 से डिवाइड करोगे क्या बैठ के, जी निकालने के लिए, 1g इज व्हाट, जी इटसेल्फ। समझ गया आप। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर 1 kg का अगर मास आप लाते हैं, तो उसमें जो फोर्स होगा वो खुद क्या बन जाएगा, फील्ड। 1 kg अगर आप लाते हो तो 1g इज व्हाट, जी। इसीलिए डायरेक्ट अगर मेजर करना है तो यूनिट चार्ज ले आओ। यूनिट चार्ज अगर आप लाएंगे तो फोर्स जो उस पे होगा वो खुद ही फील्ड इंडस्ट्री ले ले। डिफाइन कर दिया यूनिट चार्ज। दिस इज इक्विवेलेंट टू फोर्स ऑन यूनिट चार्ज एक्टिंग इन द फील्ड, ऑन द यूनिट चार्ज मतलब यूनिट। अच्छा ठीक है, ये भी समझ में आ गया। नहीं तो अगर ऐसे डिफाइन करते तो इसे क्या बोलेंगे, अगर मान लो मैथमेटिकली लिख रहे हो F/Q, तब भी तो लिखोगे फोर्स पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज बोलोगे कि नहीं, डिवीजन है ना, न्यूटन पर कूलम। पर कूलम का मतलब क्या है, यूनिट। डिवाइड क्यों करते हैं, इसीलिए तो यूनिट में निकाल लेंगे, वैसे डिफाइन, सिंपल सी डेफिनेशन है। तो ये हो गया है, फील्ड जो है इस तरीके से निकाला जाता है। और फैक्ट ये है कि जो केसेस आते हैं, है ना, सॉल्व करने में, उसमें हमसे अगर फोर्स भी पूछा जाता है ना, तो पहले फील्ड निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि अगर फील्ड मालूम है तो दोनों चीज मालूम है। जैसे मान लें यहाँ पे पहले से जी मालूम है, तभी तो बोल देते हो यार वेट कितना होगा, mg, 10g, 5g, जी मालूम है। तो असल में ये जो कैलकुलेट करने का तरीका दिखा रहे हैं, लेकिन फैक्ट ये है प्रैक्टिकल कंडीशन में पहले से ही कैलकुलेट करके रखते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। और जब प्रयोग करते हैं तो फोर्स निकालते हैं। अब जैसे मान लिया जी आपको मालूम है, हमें 10 kg पे प्रयोग करना है, 10 kg ले और 10g लिख दिया। अब उतने मैकेनिक्स से इतने केसेस हम लोग ने किए, उसमें वेट फटाफट क्यों लिख रहे थे, क्योंकि हमें जी मालूम था। इसी तरह से अगर मान लें कहीं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है, उसे प्रयोग करना है बहुत सारे चार्जेस के साथ, तो पहला काम क्या करना है, पहले ई निकाल के रखना है। तो ई प्रियोरिटी पे रखना है। तो हमेशा याद रखिए जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना, तो जैसे किसी टेस्ट चार्ज पे फोर्स पूछ लेगा एग्जामिनर, या फील्ड लगी है यहाँ पे चार्ज रखा है फोर्स बताओ, तो हम फील्ड पे फोकस करेंगे। पहले फील्ड निकाल लें तब ना फोर्स बताएंगे कि डायरेक्ट फोर्स निकालने लगेंगे। जहां जरूरत होगी डायरेक्ट निकालेंगे, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम फील्ड निकालेंगे, तब उससे फोर्स निकालने में बड़ा आसान है। फील्ड निकाला, चार्ज से मल्टीप्लाई किया, जो चार्ज है फोर्स आ गया। और डायरेक्शन कैसे डिसाइड हो जाएगी, डायरेक्शन तो आप जान ही रहे हो कि अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड की दिशा में फोर्स होगा, और निगेटिव है तो आप डिसाइड हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन डिसाइड हो जाएगा। फील्ड कैसे बदले पहले से पता होगी, ये है तरीका, ये है डेफिनेशन। अच्छा, पॉजिटिव पे क्यों किया डिफाइन, निगेटिव के साथ ऐसा क्यों। देखो यार, जितने भी फॉर्मूले बनते हैं डेफिनेशन और पॉजिटिव पे क्यों बनाए जाते हैं, हम शुरू से आपको बताते आ रहे हैं। क्योंकि पॉजिटिव पे बनाओगे ना भैया, तो निगेटिव को भी हैंडल कर लेगा।
पॉजिटिव पे कोई भी एक्सप्रेशन बनाएंगे तो बिना आप साइन का बना रहे हो या पॉजिटिव बना रहे हो एक जैसा दिखता है, तो सबको हैंडल कर लेगा। निगेटिव को भी, लेकिन निगेटिव पे बनाओगे ना तो मुसीबत कर देगा। हाँ, सब उल्टा दिखने लगा। निगेटिव पे करे ग्रेविटेशन फोर्स ऊपर लग रहा है, हमें तो उड़ना चाहिए। एक्सपीरियंस से हम नीचे गिरते हैं, हमें उड़ना चाहिए, सब उल्टा दिखने लगेगा, पोटेंशियल उधर कम होने लगेगा, पागल हो जाएंगे एकदम निगेटिव पे अगर काम करेंगे तो। वैसे ही कम निगेटिव में क्या हम लोग, ना निगेटिव ऐसे ही दिन भर रहते हो तुम लोग, निगेटिव चार्ज पे काम करना शुरू करो, पॉजिटिव पे करेंगे। जब कभी निगेटिव की बात आएगी तो डायरेक्शन सोच समझ के उल्टा करना, जो हैपनिंग उसके साथ हो रही पॉजिटिव के साथ उसका उल्टा, ये है तरीका। तो पॉजिटिव पे ही डिफाइन किया जाता है, ये जरूरी है। ठीक है, इतनी डेफिनेशन हुई, अब हम इसका यूज करेंगे। ठीक, तो ब्रेक कर लेते हैं फिर discuss। अब ये तो आपको पता ही चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंपॉर्टेंस पहले है, क्योंकि अगर किसी स्पेस में फील्ड इंटेंसिटी मालूम होगी, दो चीजें मालूम होनी चाहिए। एक तो उसका प्रभाव कितना है, इंटेंसिटी मतलब वैल्यू, और दूसरी उसकी डायरेक्शन। तो फील्ड का अगर प्रभाव और डायरेक्शन दोनों मालूम हो तो आप वहां पे कोई भी टेस्ट चार्ज रख के उस पर फोर्स डिफाइन कर सकते हैं विद डायरेक्शन। तो ये बात अब पूरी तरीके से समझ लेनी चाहिए। तो चलते हैं जरा यहाँ पे फील्ड को मैं और डिस्क्राइब करता हूँ विद द हेल्प ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। बाद में औपचारिक रूप से लाइंस ऑफ फोर्स में बताऊंगा, उसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा, लेकिन यहाँ से बनाना शुरू कर दिया। तो देखिए फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। जानते हैं कोई भी फील्ड जो होती है जो चार्ज पे प्रभाव डालती है वो चार्ज से ही बनती है। अब जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे फील्ड बाहर निकल रही होगी, ऐसा है। ये कहते हैं कि इससे फील्ड बाहर निकलते हुए बनाना है, ये तरीका है ना, लाइंस ऑफ फोर्स से बाहर आ रही। अब मैंने अभी एक बात कही आपसे कि फील्ड जिसे हम चेक कर रहे हैं किसी टेस्ट चार्ज के जरिए, वो भी किसी चार्ज से ही बनी होगी। जैसे मान लें यहाँ पे हम एक मास लाके ग्रेविटेशनल फील्ड को चेक करते हैं। एक टेस्ट मास लाया, जैसे हम कह रहे थे कि वो 10 kg 5 kg का एक मास ले आए, वेट उस पर तौल रहे हैं, उससे फील्ड चेक हो रही है यहाँ पे या मून पे। लेकिन वो फील्ड आ कहाँ से रही है, वो फील्ड भी मास से ही बन के आ रही है। और कहाँ है वो मास, वो बड़ा सा मास है, कौन सा, अर्थ। यहाँ पे अर्थ है, इसके कारण फील्ड है। वहां पे मून है, उसके कारण फील्ड है। मून चूंकि हल्का होता है तो उसके कारण फील्ड हल्की है। पृथ्वी उसके कंपैरिजन में बहुत भारी है तो उसके कारण फील्ड भी भारी है। ऐसे ही जो चार्ज, जो टेस्ट चार्ज होता है जिससे आप फील्ड तौलने वाले हो, वो फील्ड आ कहाँ से रही है बन के, वो वो चार्ज से ही बन के आ रही है। तो जो टेस्ट करता है वैसा ही नेचर फील्ड को क्रिएट भी करता है। अब जैसे मान लें मास अगर टेस्ट कर रहा है तो मास से ही फील्ड जो निकल रही है उसे टेस्ट करेगा। ऐसे ही चार्ज अगर टेस्ट कर रहा है तो कौन सी फील्ड चेक करेगा, वो कौन सी टेस्ट करेगा, वो चार्ज से ही बनने वाली फील्ड को। तो इसीलिए कहते हैं कि वहां पे एक नहीं दो मासेस होते हैं। जब भी ये बात चलती है, फोर्स की बात चलती है, तो वहां पे एक नहीं दो मासेस होता है। एक मास वो जिसका प्रभाव यानी कि जिसकी फील्ड है अर्थ, और दूसरा टेस्ट मास जिससे आप फोर्स तोल रहे हो। तो अगर इसको नाम दिया हमने टेस्ट, टेस्ट मास, तो इसको क्या नाम देना चाहिए, इसको भी तो नाम देना चाहिए ना। दोनों मास तो बोल नहीं सकते ऐसे, तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा टेस्ट है, कौन सा टेस्ट किया जा रहा है। तो इसमें ये बोलते हैं कि एक टेस्ट मास होता है जिससे आप उसे नाप रहे हो, और दूसरा होता है मेन मास। तो ऐसे ही वहां पे चार्ज भी दो होते हैं। एक टेस्ट चार्ज होता है जिससे आप फील्ड चेक कर रहे हो, और जिसकी फील्ड है उसे मेन चार्ज बोलते हैं।
ये मेन चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज नहीं है क्योंकि इसकी फील्ड है। अभी इसमें टेस्ट चार्ज भी आएगा, ये मेन चार्ज है। और अभी तक जो डिस्कशन हम लोग अभी करते आ रहे थे यहाँ पे, ये कौन सा था ये चार्ज, ये टेस्ट चार्ज था। वो जो फील्ड है ना, ये जो फील्ड दिखाई दे रही किसी मेन चार्ज से बन के आ रही होगी। ओके, अब यहाँ पे ये मेन चार्ज की फील्ड है। अब यहाँ पे इसे दिखा देते हैं। और ये जो फील्ड होती है ना, थ्री डायमेंशनल फील्ड होती है, चारों तरफ होती है। जैसे ये ऐसी नहीं, इसी प्लेन में नहीं चल रही है, ये हर दिशा में। इलेक्ट्रिक फील्ड थ्री डायमेंशनल फील्ड होती है, चारों तरफ फैलती है। ऐसे देखिए, जैसे ये चार्ज दिखाया जा रहा है, जनरली पॉजिटिव चार्ज को रेड कलर से दिखाया जाता है और नेगेटिव चार्ज को जो है वो ग्रीन कलर से ऐसे दिखाते हैं। ये तरीका है क्या, ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे जो फील्ड ये चारों तरफ निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना रहे हैं ना, ऐसे देखो थ्री डायमेंशनल फील्ड होती है हर तरफ जा रही है। कोविड के समय जब मैं पढ़ा रहा था ना, तो बच्चे डर गए थे देख के। फील्ड है, ठीक। तो ये चारों तरफ होती है फील्ड, ये टेस्ट चार्ज है। अब देखो टेस्ट चार्ज लाएंगे तो क्या होगा। अब थोड़ी देर के लिए ऐसे देखो, आप किस सिर्फ फील्ड को देखो, इस मेन मेन चार्ज को मत देखो, ये फील्ड दिख रही है। अब ये फील्ड दिख रही है यहाँ पे, अब इसमें एक टेस्ट चार्ज रखा। अब अभी जो पहले आपने पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले की जानकारी, उस हिसाब से यहाँ फोर्स किधर होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज है, किस तरफ, फील्ड की दिशा में। फील्ड की दिशा में पॉजिटिव है ना, तो फील्ड की दिशा में, तो ऐसे फोर्स होना चाहिए। और अगर बेसिक तरीके से देखो तो मेन चार्ज को भी देखोगे तो होना ही चाहिए फोर्स उधर, क्यों, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, रिपल्सन, इसलिए ऐसे दिया जाता है। क्यों कहा जा रहा है कि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स बनाओ वो फील्ड की दिशा में बताओ। ऐसे ही ये देखो, इसे मत देखो अभी मेन को, एक टेस्ट चार्ज और ले आ रहे हैं, आपकी बात निगेटिव है। तो उस जानकारी के मुताबिक कि अगर आपको फील्ड दिख रही है और निगेटिव चार्ज रखे हैं तो फोर्स किधर होना चाहिए, फील्ड के अपोजिट। और बेसिक तरीके से भी देखेंगे, है ना, तो चूंकि ये निगेटिव पॉजिटिव है तो एट्रैक्शन होगा, इसलिए फोर्स है। ये तरीका जानने का, ठीक है। ओके, तो ये मेन और टेस्ट चार्ज दोनों आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट्स एट निगेटिव चार्ज। और एक चीज और बता दें, ओरिजिनेट होने का मतलब है कि यहाँ से निकल तो नहीं, समापन नहीं दिख रहा है इसका, ये यहाँ से चलती चली जा रही है। अगर कोई सामने कोई तरीका नहीं इसके खत्म होने का तो इनफाइनाइट तक जाएगा ये। और उसको दिखाने का तरीका ये होता है, यहाँ दिखाया नहीं गया है, ये कंटिन्यूएशन में अगर फील्ड दिखाई जाती है तो फिर वो डॉटेड लाइन से बना देते हैं। जैसे इसे तरीका ये होता है कि जैसे एंड नहीं हो रहा है इसका, है ना कहीं, तो इसे जो है ऐसे ये देखो, ऐसे बना देना है कि चलती चली जा रही है, डॉटेड बना देना चाहिए, ठीक है। चलिए, अगर एंड होगा तो कहाँ पे जाके होगा इसका एंड, उसका क्या इंतजाम करना पड़ेगा, तो वो लिख के आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट्स मतलब खत्म होती है, समापन होता है उसका, किधर, निगेटिव चार्ज पे। तो जब निगेटिव चार्ज बनाओगे तो फील्ड वहां पे एंटर करेगी आगे और खत्म हो जाएगी, वहां पे टर्मिनेट हो जाती है। ये ध्यान दीजिए, ये भी तो मेन चार्ज है, ये मेन चार्ज है, इसकी फील्ड ऐसे चल रही है इसकी तरफ। अब चेक करते हैं इसे, इसे भी टेस्ट करते हैं। तो देखो इसे थोड़ी देर के लिए नहीं देख रहे हैं, तो ये फील्ड है, तो इसमें एक टेस्ट चार्ज रखा, है ना। अब टेस्ट चार्ज रखा तो ये पॉजिटिव है, तो फील्ड की दिशा में फोर्स होगा, तो फील्ड की दिशा में फोर्स बनाया, तो होना भी चाहिए क्योंकि प्लस और माइनस अट्रैक्ट करेंगे। ऐसे ही देखिए, अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज रखेंगे तो निगेटिव चार्ज फील्ड की दिशा से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये फोर्स होगा। और होना भी चाहिए क्योंकि निगेटिव निगेटिव रिपल्सन में है। तो निगेटिव चार्ज पे फील्ड आके खत्म होती है। तो मैंने कहा ना कि वो जो फील्ड चली थी वो खत्म हो सकती थी अगर दूर कहीं या आसपास कहीं उसे निगेटिव चार्ज मिल जाता, तो आके वहां खत्म हो जाती है। कॉम्बिनेशन भी होते हैं ना चार्जेस के, सुना होगा डाइपोल, है ना। तो डाइपोल में क्या होता है, प्लस से निकला
और नेगेटिव में एंटर कर गया। अगर नहीं है वहां नेगेटिव तो चलता जाएगा। अब मान ली इसके आसपास पॉजिटिव नहीं है, अब ये कहीं से आ रही है ना चीज, पॉजिटिव नहीं है तो कहाँ डिफाइन करें? वो इन्फिनेटिव, वहां से डॉटेड ऐसे चलता हुआ आगे खत्म हो। ये है तरीका डिफाइन करना। चलिए, फील्ड, अब आप देख रहे हो कि वो लाइंस ऑफ फोर्स के जरिए हम लोग फील्ड को पहचान रहे हैं। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। फील्ड डिफरेंट टाइप की डिफाइन कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड तो डिफरेंट टाइप में डिफाइन नहीं हो पाती है, वो तो एक ही है यहाँ पे, उसी को डिफाइन करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अपने हिसाब से हम उसे बदल सकते हैं, बना सकते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट है। तो उसको दिखाया कैसे जाएगा? तो इसमें देखिए, यूनिफॉर्म फील्ड, फील्ड इंटेंसिटी सेम एवरीवेयर। अगर हर जगह फील्ड का प्रभाव समान दिख रहा है कहीं किसी स्पेस में, तो उसको ऐसे बनाया जाता है। ये यूनिफॉर्मिटी जो लाइंस ऑफ फोर्स में है ना, ये बताता है कि हर जगह फील्ड का प्रभाव समान है। मतलब एक चार्ज को आप यहाँ रखो या यहाँ रखो, यहाँ रखो, हर जगह वो फोर्स एक जैसा महसूस करेगा, एक ही दिशा का और एक ही वैल्यू का। लेकिन अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो ऐसे हो सकती है। ये देखिए, जैसे अभी एक चार्ज का आप देख रहे थे ना, पॉइंट चार्ज का ऐसे रेडियल फील्ड आ रही थी, अभी तो दिखाया था। ऐसे फील्ड चल रही है तो इसमें लाइंस ऑफ फोर्स दूर हो रही है। तो दूर होने का मतलब फील्ड का प्रभाव जो है फर्क पड़ रहा है। अब जैसे जैसे लाइंस ऑफ फोर्स की डेंसिटी कम होती जाएगी, मतलब दूर होती जाएंगी, प्रभाव भी कम होता जाता है। तो यहाँ पे अगर डिफाइन करें यहाँ पे फील्ड, तो यहाँ दूर होने से ये कम वैल्यू है इसकी, और यहाँ पे प्रभाव ज्यादा है। मतलब एक चार्ज को अगर यहाँ रख देंगे टेस्ट चार्ज को तो फोर्स ज्यादा महसूस करेगा, और उसी को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो फोर्स वो कम महसूस करेगा। फील्ड ऐसी भी हो सकती है, मतलब किसी भी तरीके की फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई जा सकती है ना। ये प्रोविजन होता है। इसीलिए क्या होगा कि यहाँ पे जानते हैं क्या चीज आपको पहले चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। ये सब है कुछ नहीं भाई, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय? फोर्स तो ही देख रहे हैं ना। फिर न्यूटन लॉ शुरू हो जाएगा, एक चार्ज पे फोर्स लगेगा, उसकी एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी, यही तो होगा। लेकिन हमें एक पूरा डेडिकेटेड चैप्टर देना पड़ेगा इसमें, किसके लिए जानते हैं? डिफरेंट टाइप के फोर्सेस के लिए। और टाइप कौन से होंगे? सब इलेक्ट्रिक फोर्स, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से बने होंगे। फील्ड की वैरायटी है यहाँ। तो फील्ड की वैरायटी होने से फोर्स की वैरायटी है। लेकिन कोई भी फोर्स होगा वो जब प्रभाव डालेगा तो न्यूटन लॉ पे ही तो काम करेगा, न्यूटन लॉ के हिसाब से। अब यह है कि उसका जैसा नेचर है वैसा प्रभाव डालेगा। अब आपने मैकेनिक्स में भी कई फोर्स पढ़े थे, स्प्रिंग का फोर्स पढ़ा था, आर फोर्स पढ़ा था, टी फोर्स पढ़ा, mg फोर्स पढ़ा, वेरिएबल फोर्स पढ़ा। वो अपना अपने तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन न्यूटन लॉ से परे कोई नहीं था, ये भी नहीं है। अब चूंकि वैरायटी ऑफ फोर्सेस होते हैं तो उसे तो जानना ही पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे फील्ड के हिसाब से फोर्स बनता है। अब यहाँ पे जैसे हम देखा जाए, कंपेयर करें, तो यहाँ पे फील्ड ज्यादा है क्योंकि यहाँ कंपेरेटिवली लाइंस ऑफ फोर्स पास हो जाएगी, यहाँ पे दूर हो गई है, ये देखो लो, और वहां पे फिर आए। ऐसा फील्ड आप पाओगे डाइपोल में, अगर याद हो थोड़ा सा, तो यहाँ पॉजिटिव होता है या निगेटिव, ऐसी फील्ड बनाई जाती है। तो वेरिएबल फील्ड हो गई है। ठीक है, ऐसे लाइंस ऑफ फोर्स से देखा जाता है। ठीक, क्वेश्चन का जवाब दो जल्दी से। ठीक है ना, वो लाइंस ऑफ फोर्स की डेंसिटी से आपको पता चल जाएगा कि ये कंपेयर कर लो फील्ड कहाँ पे कैसी है। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि देखा जाए तो ये यहाँ पे इंटेंसिटी जो है ज्यादा हो जाएगी, और वहां पे कम हो जाएगी क्योंकि वो दूर हो जाएगा लाइंस ऑफ। ठीक, तो ये वाला हो गया। चलिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है। फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब आती है बात कि देखो, यहाँ पे आपने देखा एक चीज कि जैसा ये लाइंस ऑफ फोर्स आप बना दो उस हिसाब से फील्ड डिफाइंड होने लगेगी। लेकिन ये जो फील्ड जो डिफाइन हो रही है, तो इसमें वैरायटी हो गई, बहुत सारी हो गई। तो आपको कितना पढ़ना है वो लिमिटेशन में होगा ना काम। फील्ड तो बहुत सारी होती है, लेकिन आपके कोर्स में जितना फील्ड पढ़ना है उसकी मैं बात करूंगा। तो उसमें एक जो सबसे पहला जो फील्ड जो सबसे बेसिक होता है, जिसपे सब बनते हैं जिसके जरिए, वो है पॉइंट चार्ज से क्रिएटेड फील्ड। पॉइंट चार्ज से क्रिएट, पॉइंट चार्ज, अरे वो जो फील्ड का एक्सप्रेशन आप आमतौर पे बोलते हो कैसे, 1/4πε0 Q/r², वो सबसे बेसिक फील्ड है, पॉइंट चार्ज से क्रिएटेड। लेकिन चार्ज और भी तो होते हैं, एक स्फेरिकल चार्ज भी हो सकता है,
पूरा बड़ा सा स्फेरिकल चार्ज हो, है ना, स्फेरिकल शेल होता है, चार्ज की लाइन होती है, लेंथ वाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ऐसे पूरा पॉइंट चार्ज को ऐसे 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 इकट्ठा करके ऐसे कर दो पूरा लाइन से, तो वो अपना प्रभाव दिखाएगा, अपने तरीके से दिखाएगा। ऐसे ही सिलिंड्रिकल चार्ज होता है, रिंग चार्ज होता है, बहुत सारे चार्जेस होते हैं, ये तो वो बोल रहा हूँ जो आपको पढ़ना है, उस तरीके के चार्जेस है। तो सबका अपना फील्ड का प्रभाव होता है, तो एक्सप्रेशन बदल जाता है, तो एक्सप्रेशन हम लोग को पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन जो सबसे बेसिक है, जिससे सब देखो, पॉइंट से तो सब बन जाएगा ना, पॉइंट से आप लाइन भी बना सकते हो, पॉइंट से आप सर्किल भी बना सकते हो, पॉइंट से आप स्फीयर भी बना सकते हो, बहुत सारे पॉइंट से, यानी कि बहुत सारे पॉइंट चार्जेस से मिलके इस हर वैरायटी का चार्ज बनता है। तो इसका मतलब है कि उनकी फील्ड भी पॉइंट चार्ज की फील्ड से ही तो बनती होगी, तो फैक्ट यही है। तो हमें सबसे पहले पॉइंट चार्ज से क्रिएट होने वाले फील्ड को पढ़ना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी से अपीयर होते हैं। देखो, दो प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, केसेस सबसे ज्यादा आपके लेवल पे है, वो है एक तो पॉइंट चार्ज वाला, ये पॉइंट चार्ज वाला है, ये फील्ड अभी दिखाया तो था, वो पॉइंट चार्ज ही था जो रेडियल फील्ड निकल रही थी ऐसे, ये, और एक यूनिफॉर्म, सबसे ज्यादा केसेस आते हैं। ये सब केसेस जो आते हैं वो समय समय पे कभी कभी आते रहते हैं, और जो केसेस होंगे वो भी पढ़ाया जाएगा, इन सबसे ज्यादा केसेस इसी में मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं पॉइंट चार्ज की फील्ड डिफाइन करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, वो ये फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इंटेंसिटी कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं, वैल्यू पे कैसे लिखते हैं, वेक्टर पे कैसे लिखते हैं, और उस पे मीडियम का प्रभाव कैसे होता है, वो सब देखिए ध्यान से। देखो, जब बनाया जाता है तो उसमें ओरिजिन तो डिफाइन किया जाएगा, रेफरेंस एक ओरिजिन हो गया, ये ओरिजिन होगा, यहाँ पे मेन चार्ज रखा गया जिसकी फील्ड की बात करें, टेस्ट चार्ज नहीं है, इसकी फील्ड की बात हो रही है, तो ये पॉइंट चार्ज है, ओरिजिन पे रख दिया गया। अब एक पॉइंट डिफाइन करेंगे वहां पे जहां पे फील्ड की बात करने वाले हैं, लेकिन इसकी फील्ड कैसी होगी, रेडियल, हालांकि चारों तरफ होगी, है ना, हर तरफ आप बना सकते हो, लेकिन हम चूंकि इधर पॉइंट डिफाइन करने वाले तो उधर की फील्ड से मतलब है, हमें उधर का बना दिया हमने। अच्छा, ये फील्ड दिखाया जा रहा है, रेडियल फील्ड होती है, ये पॉइंट दिखाया जिसपे हमें फील्ड को डिफाइन करना है, इसलिए क्योंकि डिस्टेंस के हिसाब से फील्ड बदल रही है कि नहीं, वेरिएबल फील्ड है कि नहीं है, डेंसिटी कम होती जा रही है, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा लाइंस ऑफ फोर्स दूर हो रही है, तो प्रभाव तो कम हो रहा है ना, तो डिस्टेंस का प्रभाव आएगा, तो पॉइंट पी की पोजीशन को डिफाइन करना पड़ेगा। किसमें नहीं डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी, अगर यूनिफॉर्म फील्ड होती तो वो हर जगह एक जैसी होती है, यहाँ तो करना पड़ेगा ना। तो ओरिजिन से इसके पोजीशन को डिफाइन किया गया, आर वेक्टर कह लो या आर डिस्टेंस कह लो, ये पोजीशन वेक्टर है, ओरिजिन पे ही मेन चार्ज को रखा जाएगा, तो मेन चार्ज से भी यही डिस्टेंस हो गई इसकी, ठीक। अच्छा, वैक्यूम में फील्ड, देखो अभी मैंने कहा था मीडियम का प्रभाव होता है, तो वैक्यूम में डिफाइन करें, अगर मीडियम ना हो, सिर्फ वैक्यूम हो, तो उसमें फील्ड का एक्सप्रेशन ये होता है, बहुत जाना पहचाना एक्सप्रेशन है, पॉपुलर, 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर इज द एक्सप्रेशन ऑफ द फील्ड इंटेंसिटी, ये कैलकुलेट करने के लिए है। अब इसमें एक चीज मैं बता दूं, प्रभाव देखिए, एक तो मेन चार्ज दिख रहा है, जिसकी फील्ड है भाई वो तो आएगा ना, मेन चार्ज इसी की ये फील्ड है, और जो पॉइंट है उसकी पोजीशन, उस पर डिपेंडेंसी, और देखो डिपेंडेंसी ना देखना, इनवर्स स्क्वायर लॉ है, इसे बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ या इनवर्स स्क्वायर, डिस्टेंस के साथ बहुत तेजी से फील्ड पे प्रभाव, आर स्क्वायर पे है ना इनवर्स, इनवर्ट ये इनवर्स रिलेशन से, तो आर थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो प्रभाव तो बहुत ज्यादा होगा ना, बहुत तेजी से फील्ड घटेगी, तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ पे चलता है ये, ठीक है। और ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये कांस्टेंट है, जिसमें ये एप्सिलॉन नॉट जो है ना, ये मीडियम से संबंधित बात है। फिलहाल यहाँ पे चूंकि वैक्यूम है, तो वैक्यूम में ये वैक्यूम की प्रॉपर्टी दी जा रही है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये भी अभी डिस्कस करते हैं, है ना, लेकिन फिलहाल इसे जरा लिखना सिखाते हैं आपको, तो 1/4πε0 Q/r² इज द वैल्यू, लेकिन ये तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, जरा इसकी दिशा भी डिसाइड कर लें, वेक्टर में कैसे लिखेंगे, किसी भी वैल्यू को दिशा देनी है तो कौन हेल्प करता है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर अगर आप ऐसी सोच के बताओ कि ये वैल्यू है इसकी और इसको ये दिशा देनी है, तो ये आर हेल्प करेगा इसे, है ना, आर हेल्प कर, आर की दिशा है ना,
तो आर की दिशा अगर इसे देनी है तो क्या करना होगा, आर के ही यूनिट वेक्टर से इसे मल्टीप्लाई करो इस वैल्यू को। तो देखो किया जा रहा है, ये ई वेक्टर बनाया गया, ध्यान से देखना। तो ये ई वैल्यू को आर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके आर की दिशा दी जा रही है, उसी की दिशा है ये। ठीक, चलो एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो ई तो ये रख दिया, ये आर यूनिट वेक्टर आ गया। आर यूनिट वेक्टर आर वेक्टर से निकालोगे, तो किसी वेक्टर से उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, उस वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड करके। तो देखो ये वेक्टर हो गया, उसके मॉडुलस से डिवाइड कर। अब नतीजा ये होगा कि ये आर और आर स्क्वायर आर क्यूब बन जाएंगे नीचे, तो एक्सप्रेशन ये हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि इनवर्स क्यूब लॉ हो गया ये आर ऊपर भी तो है, लिखने का तरीका है वेक्टर में इसका। अच्छा, अब ये देखो, ये फील्ड की दिशा आर की दिशा है यहाँ पे, लेकिन ये एक बात पे डिपेंडेंट है, क्या, क्यू के साइन पे। इस समय क्यू पॉजिटिव है, तो क्यू पॉजिटिव होने से, क्वांटिटी पॉजिटिव होने से दोनों की दिशा सेम हो गई। अगर ये क्यू निगेटिव होता मेन चार्ज, तो ये माइनस होने से अपोजिट हो ही जाते। क्यों, अगर ये निगेटिव होता तो फील्ड जो है इस तरफ नहीं होती, ऐसे टुवर्ड्स द चार्ज। ये ध्यान रखिएगा, फील्ड की दिशा अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होती है और टुवर्ड्स द निगेटिव होती है, अपने आप आ जाता है वेक्टर में। ये स्पष्ट है। तो अगर मान लें वेक्टर पे लिखने आ गया तो ऐसे लिखिएगा, यूज तो वही होता है। वैल्यू वैल्यू पे काम करते हैं, वेक्टर तो ऐसे ही हैंडल कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो वेक्टर पे काम नहीं किया जाता है बहुत, कि वेक्टर पे बैठ के जो है उसी पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वैल्यू पे काम करेंगे, वेक्टर को हम लोग देख लेंगे, और वेक्टर के केसेस जो आएंगे ना बहुत आसान से आएंगे, वो हम लोग जबानी कर लेंगे। कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है, उसका रीजन भी बता दें। कॉम्प्लिकेशन इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि ये अपने आप में मैथमेटिकल है काफी, इसे कैलकुलेट करना। क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना, आप समझ रहे हो। क्यू जो है वो 4.7 कूलम दे दिया, आर जो है वो 5.35 सेंटीमीटर दे दिया, और 1/4 पाई तो शायद आपको कुछ याद हो, 9 न्यूटन करो कैलकुलेट, वही करते रहो, बाकी क्या करो। उसका भी तरीका होता है। ठीक है, चले। अगर मीडियम आ जाता है तो क्या होगा, देखिए, ये देखिए, ये वैक्यूम था, अब ये पूरे सिस्टम को एक मीडियम में डाल दिया, सराउंडिंग कोई मीडियम आ गया। ठीक, इन अ मीडियम। अब यही एक्सप्रेशन कैसे बन जाता है, ये देखिए, क्या फर्क है उसमें इसमें। वो एप्सिलॉन नॉट लिखा था यहाँ पे, एप्सिलॉन ये मीडियम को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं एप्सिलॉन डिफाइन कर रहा हूँ। एप्सिलॉन जो होता है उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये प्रॉपर्टी होती है मीडियम की, और प्रॉपर्टी कोई भी जो होती है वो कुछ ना कुछ प्रभाव दिखाती है, बताती है उस मीडियम के विषय में। जैसे डेंसिटी भी प्रॉपर्टी होती है, तो डेंसिटी क्या बताता है किसी मीडियम का, हर मीडियम का डेंसिटी होगा, क्या बताता है वो कितना भारी होगा या हल्का होगा, है ना। ऐसी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी प्रॉपर्टी होती है, वो क्या बताता है, वो लाइट की स्पीड के विषय में बताता है। अगर वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइंड होगा। ये जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं ना, आपस में इंटर रिलेटेड भी होती है, वो भी हम लोग जब ईएम वेव पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। परमिटिविटी यहाँ पे आपको दिख रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग देख चुके हैं, है ना। उसके बाद अभी मैग्नेटिज्म में वही मीडियम कुछ प्रभावी होगा, तो उसमें एक और टर्म आएगा परमेबिलिटी, वो भी प्रॉपर्टी होती है। तो एक ही मीडियम की तीन तीन प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। जैसे ग्लास आप उठाओ, तो ग्लास की तीन प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, और ये एप्सिलॉन भी हो सकता है, मतलब परमिटिविटी भी होगा, परमेबिलिटी भी होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होगा, सब आपस में रिलेटेड होता है। बस फर्क यह है कि ये अपने अपने हिसाब से उसी मीडियम का प्रभाव बताता है। अब यहाँ पे ये मीडियम का क्या प्रभाव बताने वाला है, फील्ड पे, यहाँ फील्ड पे प्रभाव बताएगा। वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो स्पीड पे प्रभाव बताता है, डेविएशन पे प्रभाव बताता है, रिफ्लेक्शन के केस में, है ना, डेविएशन पे प्रभाव बताता है। और अभी परमेबिलिटी जब हम लोग पढ़ेंगे ना आगे चल के, तो वो मैग्नेटिक फील्ड में अगर उसको रखा जाए उसी मीडियम को, तो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या प्रभाव होगा वो भी बताएगा। वो सब अपनी प्रॉपर्टीज के हिसाब से, एक ही मीडियम की थ्री प्रॉपर्टीज, वही है उसमें से एक प्रॉपर्टी ये पढ़ रहा है। अच्छा, वहीं पे जब भी कोई प्रॉपर्टी होती है ना, जानते हो उसे
एक रेफरेंस से जरूर कंपेयर करते हैं। रेफरेंस कौन होगा वहां पे? अब रेफरेंस जो है, जैसे हम लोग डेंसिटी में रेफरेंस लेते थे वाटर की डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी नहीं बोलते थे, है ना? जैसे रेफरेंस जरूर होता है, कंपैरिजन होता है। अरे यार कैसे बताएंगे भारी है हल्का है? किससे भारी है भाई? ये बहुत भारी है, बहुत भारी है। मतलब वहां सब उस प्लेनेट पे सब लोग भारी भारी हैं, तो कौन सा भारी हो गया? एक हल्का दिखेगा तब तो दूसरा भारी होगा। तो हमेशा रिलेटिव टर्म से बात होती है। अब यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट परमिटिविटी वैक्यूम की डिफाइंड हुई। तो वैक्यूम कितना प्रभावी है? वैक्यूम तो कोई मीडियम ही नहीं है। तो वैक्यूम कैसा है, कैसा प्रभाव डाल रहा है किस पे? फील्ड पे। और फिर वहां दूसरा मीडियम भरा जा रहा है, तो वो कैसा प्रभाव डाल रहा है? जब कंपैरिजन करोगे तभी तो पता चलेगा कि ये कैसा प्रभाव डाला, सीधा या उल्टा या ज्यादा या कम। हमेशा ऐसे केस में रिलेटिव टर्म से बात जरूर होती है। आप देखिएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, है ना? रिलेटिव डेंसिटी पढ़ा था हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स में। रिलेटिव यहाँ भी आने वाला है, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिबिलिटी, सब जगह कंपैरिजन होता है। तो यहाँ भी कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पे वैक्यूम से करते हैं। वैक्यूम में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप याद कर लीजिएगा, ये होती है। याद रहे तो अच्छा है, हालांकि बहुत यूज नहीं होता, कभी पूछ सकते हैं, तो पॉपुलर है ये। यूनिट तो यहीं से बन के आ जाएगी, ऊपर फॉर्मूले से, उसकी बात नहीं है। लेकिन ये वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। आप सोचो कि ये जो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लिखा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आप वही मैं कह रहा था कि यार अगर कैलकुलेट करना है तो क्या होगा? तो सोच लो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इतनी है, वहां पे रख के, तो पाई खुद अपने आप में अच्छा खासा है, 3.14। और फिर 1 अपॉन चल रहा है सब, और फिर एप्सिलॉन नॉट भी ऐसे रख दो यहाँ पे ऐसा वैल्यू, तो करते रहो कैलकुलेट। तो इसीलिए क्या करते हैं कि 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट अपीयर होता है, तो उसे एक साथ कैलकुलेट करके रखे रहते हैं, है ना? कितना? हाँ, उसे कैलकुलेट करके रख लिया, बार बार आएगा, इसलिए इसलिए होता है वो। अच्छा अब देखो, अब ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। अब रिलेटिव टर्म से बात करें, कंपैरिजन। तो कंपैरिजन ये है, देखो, ये रिलेटिव, तो ये है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम मींस कंपैरिजन। वैक्यूम से कोई मीडियम की परमिटिविटी कितने गुना ज्यादा या कम है ये देखा जाएगा। हालांकि कम नहीं होगी, ज्यादा ही होगी, वैक्यूम में तो कुछ होता ही नहीं, सबसे कम तो उसी का होगा, है ना? तो ये रिलेटिव परमिटिविटी, ये हो गया कंपैरिजन। अच्छा, इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल जानते हैं कैसे होता है? ये सुनिएगा। जनरली मीडियम के विषय में जो डिफाइंड होता है वो ये नहीं, ये ज्यादा पॉपुलर है। जैसे रिलेटिव डेंसिटी ज्यादा पॉपुलर है। किसी मटेरियल के रिलेटिव डेंसिटी अगर मालूम है, डेंसिटी आप निकाल लोगे 1000 से मल्टीप्लाई करके, है ना? उसी तरीके से यहाँ पे है। तो ये ज्यादा मालूम होता है, तो करते क्या है, इसे यूज कैसे करते हैं भाई? हमें रखना तो एप्सिलॉन है ना वहाँ पे, तो रखते हैं ऐसे हैं, देखिए। अच्छा ये भी ध्यान दीजिएगा, ये ग्रेटर देन वन क्वांटिटी होती है। अभी मैंने बताया वैक्यूम तो कुछ है ही नहीं, उसमें तो सबसे कम हो गया, तो ये वैल्यू तो हमेशा ज्यादा ही होगा। तो एप्सिलॉन आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन क्वांटिटी, ये ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है? तो ये देखिए, इसमें एप्सिलॉन जो है वो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के मल्टीप्लिकेशन से लिखा गया, और यहाँ पे इसका कर देंगे सब्स्टिट्यूशन। क्यों करेंगे भाई? उसका रीजन है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये एप्सिलॉन आर जिसे रिलेटिव परमिटिविटी बोल रहे हैं, इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक तो आपने केमिस्ट्री में ही पढ़ा होगा, सुना होगा डाइलेक्ट्रिक, है ना? तो डाइलेक्ट्रिक कुछ और नहीं होता, इंसुलेटर ही होता है। जो इंसुलेटर्स होते हैं वही डाइलेक्ट्रिक कहलाते हैं, उनका भी तो अपना ई आर वैल्यू होता है ना? तो वही है, ई आर जो है बेसिकली कुछ और नहीं है, के है। जब डाइलेक्ट्रिक की बात होगी तो इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेंगे। और इन जनरल इसे क्या बोलते हैं? इसे रिलेटिव परमिटिविटी। मैं ये कह रहा था कि ये वैल्यू मालूम होती है, तो इसका यूज कैसे करते हैं, देखिए। सब्स्टिट्यूशन ऐसे कर देंगे, ये है ना एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की जगह ये रख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? एक्सप्रेशन। अब ऐसे लिखने से फायदा क्या होगा? देखो, कैलकुलेशन कम हो जाता है। क्या होता है कि ऐसे लिखने से ये टर्म हमेशा अपीयर होगा, कोई भी मीडियम होगा इतना जरूर आएगा, और ये एप्सिलॉन आर तो उस मीडियम के हिसाब से होगा। अगर मीडियम नहीं है तो एप्सिलॉन आर नहीं आएगा। कितना हो जाएगा? 1। वैक्यूम का एप्सिलॉन आर 1 वैल्यू, तो ये तो यूज होता रहेगा।
तो इसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे ना, कैलकुलेट बार बार ना करना पड़े। और फिर चूंकि फिर मीडियम आ जाएगा, तो मीडियम में भी अपीयर होने लगा, ये फायदा हो जाएगा। अगर ये अपीयर होता तो बार बार कैलकुलेट करना पड़ता, तो इसको सब्स्टिट्यूशन दे देने से फायदा हो गया, इतना आपको कैलकुलेट करना ही नहीं पड़ेगा, ये मालूम है। और इसकी वैल्यू बड़ी साधारण सी होती है, Z2 हो गया, 3 हो गया, 11 हो गया, ऐसे वैल्यू होती है, तो कैलकुलेशन आसान हो जाता है, इसलिए ऐसे बनाते हैं। तो चलिए मीडियम आएगा तो इस तरीके से डिफाइंड होगा। इसका मतलब हो गया कि फीड पे मीडियम का प्रभाव ऐसे ही बस, है कि नहीं। अब खुद बताओ आप कि जितना एप्सिलॉन आर वैल्यू बढ़ेगी उतना ही फील्ड कम होता है। सबसे कम एप्सिलॉन आर वैल्यू किसकी होती है, वैक्यूम में सबसे कम। तो सबसे ज्यादा फील्ड का प्रभाव किसमें दिखेगा, तो वैक्यूम में सबसे ज्यादा प्रभावी होता है किसी भी चार्ज का फील्ड। अगर कभी भी कोई भी मीडियम भरेंगे तो हमेशा फील्ड का प्रभाव कम हो जाए, जबकि मैग्नेटिज्म में ऐसा नहीं होता है। मैग्नेटिज्म में मीडियम पे डिपेंड करता है, डिफरेंट टाइप के। कौन सा मीडियम है, कोई मीडियम ऐसे होते हैं जो फील्ड के प्रभाव को बढ़ा देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो घटा देते हैं, पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में दिमाग में रखिएगा, हमेशा फील्ड का प्रभाव कम हो जाए। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट डिफरेंट टाइप के मीडियम्स का कुछ पॉपुलर मीडियम्स है, उनका लिखा हुआ है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, इसे केवल दिखाया जा रहा है, ये दिया होगा जब क्वेश्चन आएगा, ठीक। देखो, एयर लगभग वैक्यूम, एयर भी मीडियम है, लेकिन उसका प्रभाव लगभग वैक्यूम जैसा, मतलब ज्यादा प्रभावी नहीं है, वो जरा सा ज्यादा है, तो वो एयर में बन ही ले लेते हैं। सिरामिक का बहुत ज्यादा है प्रभाव, पेपर 2.5, सबसे ज्यादा वाटर, प्योर वाटर, ध्यान रखिएगा, मिनरल वाटर नहीं, कंडक्टिंग हो जाता है। ये सब इंसुलेटर्स हैं, ये सब इंसुलेटर्स हैं, कंडक्टिंग नहीं होना चाहिए, मालूम है, कंडक्टिंग हुआ तो क्या होगा, चार्ज दौड़ना शुरू कर देगा। मीडियम लगाने मतलब ये नहीं कि कंडक्टिंग मीडियम लगा दो, सब इंसुलेशन होता है, इंसुलेटेड मीडियम, ध्यान देना। तो वाटर जो है सबसे ज्यादा प्रभावी होता है, सबसे कम प्रभाव कर देता है फील्ड को। बहुत जबरदस्त इंसुलेटर होता है, आपको अच्छी तरह जानते हो, वाटर, ठीक। माइका, ये सब जानते हैं, ये यूज भी होते हैं इंसुलेटर की तरह, जैसे कवरिंग के तौर पे, जैसे इलेक्ट्रिक वायर वायर है या कहीं इंसुलेशन अंदर किसी डिवाइस में करना है, तो ये पेपर का इस्तेमाल, माइका का इस्तेमाल, ये सब खूब होता है। वाटर नहीं डाल देते हैं इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में, उसमें असल में वाटर प्योर मिलता ही नहीं, वो सब चौपट कर देगा। ये सबसे अच्छा इंसुलेशन तो वही क्रिएट करे, ठीक। मीडियम रिड्यूसेस फील्ड इंटेंसिटी, दिमाग में रखिएगा, मीडियम जब भी आएगा, वैक्यूम कोई मीडियम नहीं है, मीडियम आएगा तो फील्ड के प्रभाव को कम करेगा। बैठ गया दिमाग में, ओके। हाँ, तो वो सिंपल सी बात है कि when air is replaced by a dielectric medium of constant K, the maximum force of attraction, फील्ड से फोर्स क्रिएट होता है, जैसा प्रभाव फील्ड पे वैसा ही फोर्स पे, है ना, बिटवीन टू चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, तो ठीक है, डिक्रीजेस K टाइम्स, करेक्ट, इनवर्स होता है ना इसलिए। चलिए, ये तो हम लोगों ने फील्ड की बात कर ली, किसकी फील्ड थी, है पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज से क्रिएटेड फील्ड है, ये ध्यान रखिएगा, क्यू अपॉन आर स्क्वायर इसका एक्सप्रेशन है। आगे जब हम बोला करेंगे तो 1/4 पाई नॉट बोलते बोलते वर्षों हो गए मुझे, मैं बोर हो चुका हूँ, तो मैं बोलूंगा नहीं, वो अंडरस्टूड है, ऐसे बोलूंगा, हाँ बताओ फील्ड बताओ, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वो अंडरस्टूड है, 1/4 पाई बोलते बोलते जिंदगी निकल गई। उसे टाइम भी तो लगता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अरे यार वो है, कान में अपने आप बजने लगता है, तो बोला नहीं करूंगा, हाँ बताओ फिर, हाँ क्यू अपॉन आर स्क्वायर, हाँ। अधिक से अधिक मन करे तो कांस्टेंट बोल दिया कि,
के या जो भी अब के, तो यहाँ पे वो आ गया डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, कुछ भी अपना कांस्टेंट। ठीक। अब फोर्स फाइंड करने जा रहे हैं। किसी फील्ड का प्रभाव किस पर्पस के लिए? फोर्स के लिए ना। ये तो बेकार है, यूजलेस है। अब सोचो, पृथ्वी बनी, फील्ड आ गया, हम लोग ना आए होते तो खत्म। तो टेस्ट मास आना चाहिए ना, आए तो पृथ्वी के लिए बोझ बने। कुछ हल्के लोग आए तो हल्का बोझ बने, कुछ लोग भारी लोग आए तो भारी बोझ बने। बोझ तो बने ना हम लोग पृथ्वी के लिए, है ना। तो ये बोझ जो है कब क्रिएट हुआ? जब हम लोग आए, जो टेस्ट मास है आएगा तभी तो टेस्ट होगा, है ना। तो बहुत जरूरी है, टेस्ट मास भी तो लाना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज लाना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे एक मेन चार्ज है क्यू, और इसके साथ टेस्ट चार्ज भी हम डिफाइन कर रहे हैं, फोर्स निकालेंगे। तो देखिए वो कैसे लिखते हैं, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से देखें। ये है मेन चार्ज, ओरिजिन पे होगा, ठीक, इसकी होगी फील्ड, और वो जो पॉइंट था ना पी, वो पी पॉइंट पे अब रखा जाएगा एक टेस्ट चार्ज, ये क्यू नॉट टेस्ट चार्ज हो गया। अब ये दोनों अलग अलग डिफाइंड हो गए। अब मैं इस पे फोर्स निकालने जा रहा हूँ। तो फोर्स निकालने के लिए फील्ड डिफाइंड हो चुका है ना, तो देखो फोर्स कैसे निकालते हैं। ये जो फोर्स आएगा, अच्छा फील्ड की दिशा में ही तो आएगा, क्यों? ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, फील्ड ऐसे चल रही है, फील्ड पॉजिटिव से अवे, ऐसे बनाया, और फिर एक्चुअली पॉजिटिव रख दिया तो फील्ड की दिशा में फोर्स। इसका एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, तो ये देखो एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट। ई को रख दें, ई निकाल चुके हैं हम लोग, जान चुके हैं, तो ई को रखते हैं, तो ये देखो ई रख दिया। ठीक है, अब ई रखने से जो फोर्स का एक्सप्रेशन आया, क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, यही जो फोर्स का एक्सप्रेशन है ना, यही है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ कुछ और नहीं है, ये फोर्स का एक्सप्रेशन बताता है, ये फोर्स के विषय में। दो चार्ज के बीच का फोर्स अगर बोला जाए तब भी ठीक है, नहीं तो ये बोलेंगे कि एक टेस्ट चार्ज पे मेन चार्ज से लगने वाला फोर्स। लेकिन ध्यान दीजिएगा लिमिटेशंस कूलम्स लॉ की, पॉइंट चार्जेस हैं ये सब। ये जो एक्सप्रेशन पढ़ रहा हूं ना, ये सब पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट। तो ये ध्यान रखना, पॉइंट चार्ज पे डिफाइंड है, ये हर जगह नहीं, बदल जाएगा एक्सप्रेशन। लाइन चार्ज आ जाएगा तो, स्फेरिकल चार्ज आएगा तो उसमें भी बदल सकता है कहीं, सिलिंड्रिकल चार्ज आया तो बदल जाएगा। ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए निकाला है। ठीक है, अब एक चीज और देखिएगा, ये मेन चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज हो गया। ठीक, चलिए अब ये जो फोर्स है इसका एक्सप्रेशन जो है मैं लिख रहा हूं फिर से कि फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू। क्या हो गया भाई? अभी अभी लिखा है ये, ठीक है। और देखो अब वेक्टर में भी लिख रहे हैं, वेक्टर में लिखने पे क्या हो गया भाई, यहाँ पे इस एफ को डायरेक्शन कौन देगा? आर। तो आर की दिशा में है ना ये, तो देखो दे दिया वो आर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके, ये क्या बन जाएगा ऐसे, ये आर चलो ऐसे ही रख दो, ये आर अपॉन आर क्यू हो जाता है आर वेक्टर, लेकिन ऐसे रखें। बात ये उठती है कि अगर हम इस तरीके से देखें कि ये मेन चार्ज, ये टेस्ट चार्ज, ये फोर्स लगा रहा है, तो ये बताओ ये इस पे फोर्स नहीं लगाएगा क्या? टेस्ट चार्ज मेन चार्ज पे लगाएगा, क्यों? एक्शन रिएक्शन, है ना। कितना फोर्स लगाएगा? क्यों? रिएक्शन है इसलिए, इस एक्शन का रिएक्शन है इसलिए, या फिर सिस्टम क्लोज्ड है इसलिए? ये दोनों चार्ज का सिस्टम है, ये क्लोज है, ये आपस में म्यूचुअल फोर्स लगा रहा है, ये आपसी फोर्स होगा। ये अगर लगाएगा इससे फोर्स तो ये छोड़ नहीं देगा, इसे ही फोर्स लगाना है। और ये म्यूचुअल फोर्स है, इंटरनल फोर्स है ना। ये हम लोग देख चुके हैं पहले वर्क एनर्जी में, और आगे पढ़ा था उसमें। तो ये म्यूचुअल फोर्स है, ये तो म्यूचुअल फोर्स, सिस्टम इज क्लोज्ड। तो सिस्टम जो है यहाँ क्लोज है, तो जितना फोर्स ये इस पे लगा रहा है उतना ही ये इस पे, लेकिन दिशा अपोजिट होगी। तो ये बताओ अगर इसके कारण इस पे फोर्स लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? माइनस हो जाएगा ना, वैल्यू यही रहेगी। हाँ, तो वो लिख रहे हैं देखो, अब की बार इसे लिख रहे हैं फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू क्यू नॉट।
तो देखो कैसे लिख रहे हैं, अब की बार ये माइनस आर से गवर्न होगा, ये वाला फोर्स है, आर वेक्टर उधर जा रहा है, तो इसे दिशा कौन देगा, ये माइनस आर यूनिट वेक्टर, उल्टा डायरेक्शन इसे देगा, है ना। तो ये माइनस आर से, यहाँ पे आर से किया था, ये माइनस आर से, तो नतीजा क्या होगा, ये एक्सप्रेशन ये बन जाएगा, वैल्यू वही, डायरेक्शन अपोजिट। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, पहले से ही जानते हैं हम, ये सिस्टम क्लोज्ड है। पढ़िए, एक्शन रिएक्शन, वही है, ठीक। ये लिखने का तरीका हो गया, ये जानते हैं, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये सब ये ऑप्शंस में दे देगा कि ये एक चार्ट दे दिया, इस पे बताओ फोर्स पूरा एक्सप्रेशन समेत, टिक करो कौन सा सही है, कौन कौन से ऑप्शन सही है, तो उसमें कई एक्सप्रेशंस दे देंगे, इसलिए सारे एक्सप्रेशंस मैं दिखा रहा हूँ आपको। अभी तो मैथमेटिक्स इसकी शुरू नहीं हुई है, क्वेश्चंस भी तो आने वाले हैं, अभी केसेस वो कैसे, अभी अभी सिर्फ मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ये सब चीजें, ये क्या क्या एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन करने हम लोग को बहुत वेक्टर पे नहीं जाना है, हम लोग ऐसे ही करेंगे, ऐसा नहीं। ये क्वेश्चन है 19 में आया है नीट का, जरा पढ़िए, और मैं ही बताता हूँ इसे, लेकिन आप पढ़िए जरा सही से, अभी शुरुआत हुई है ना, तो मैं बताता हूँ इसे कैसे करना है। इसमें ये कह रहे हैं कि पहले दो चार्जेस हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक, रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस, एक डिस्टेंस पर रख दिया गया, कोई आर डिस्टेंस है उस पर रख दिया गया, अब वो आपस में फोर्स क्रिएट कर रहा है, एफ वैल्यू दे दिया, अट्रैक्शन फोर्स होगा नो डाउट। फिर इसमें कह रहे हैं कि इसमें एक चार्ज से, ए चार्ज है, उसमें से 25% निकाला और वो दूसरे को दे दिया, अब चार्जेस बदल गए, अब जो नया चार्ज हो जाएगा उसमें, इसमें 25% कम हो गया, और उसमें जाके पता नहीं बढ़ेगा कि कम हो जाएगा, इसमें से तो निकाला 25% तो कम हो गया, उसमें ऐड किया तो वो चार्ज बढ़ा कि घटा, माइनस है, इसमें से निकालोगे प्लस निकालोगे, और उसमें ऐड करोगे तो माइनस है, वो भी घट जाएगा, ये समझो इस बार, ठीक है। खैर, जो नए चार्जेस होंगे, नए चार्जेस जो होंगे उसमें जो फोर्स होगा, उसको पहले फोर्स से कंपेयर करना है, मतलब उसी के टर्म्स में निकालना, ये है डिस्टेंस वही मेंटेन, भाई इतना सा काम है, कोई स्पेशल बात नहीं है, बस वो मैथमेटिक्स जरा कर लीजिएगा सही तरीके से, साइन ध्यान दीजिएगा, है ना। ये नहीं कि यहाँ से 25% निकाला तो यहाँ कम किया तो वहां बढ़ा दिया, वो साइन भी वहां देखिए। तो बेसिकली ये है, इनिशियली सिचुएशन ये है, वैसे ये दो चार्ज हैं, और ये फोर्स का एक्सप्रेशन मैं लिख दे रहा हूँ, वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, वेक्टर क्वांटिटी है, विशेष ध्यान दीजिएगा, वेक्टर क्वांटिटी है, हम लोग जितनी मैथमेटिक्स करेंगे वैल्यू पे करेंगे, और वैल्यू में साइन नहीं होता है, हम बढ़ाएंगे, कम करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, वैल्यू पे काम करेंगे तो साइन नहीं लेंगे, ठीक है। क्योंकि दिशाएं हम पहले, साइन, यहाँ साइन से क्या मतलब होता है, डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन हम देख चुके हैं तो हम वैल्यू पे काम करें तो फिर साइन नहीं लेना है, ये सब प्रैक्टिस करनी है, अभी मैं करवाता हूँ इसके, देखिएगा ध्यान से कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। है, ये वैल्यू है, तो Q और Q चार्ज है, साइन हटाओ, साइन से मतलब नहीं है, उससे साइन से पता चल गया डायरेक्शन होगा, वैल्यू पे काम हो रहा है, ये हो गया पहला एक्सप्रेशन। अब क्या हुआ कि अब 25% ट्रांसफर किया गया ए से बी को,
तो 25% ए पे कम करो। तो देखो ये 25% कम कर रहे हैं, क्यू का 25% कम कर दिया। ठीक है, अब ये जो 25% निकला है ये पॉजिटिव है, और वो जाके उसमें ऐड होगा और वो निगेटिव है। तो बी पे चार्ज, ये देखो ये माइनस क्यू था, और वो Q/4 Q/4 चार्ज निकाला गया है, और वो कौन सा है, पॉजिटिव, उसमें जाके ऐड हुआ है। ये कितना हो गया ये भी 3Q/4 हो गया, दोनों वैल्यू में बराबर हो गया। ठीक है, और अब फोर्स, नया फोर्स जो निकालेंगे, अब डिस्टेंस तो नहीं बदल रही है, चार्ज की वैल्यू ये हो गई है, साइन छोड़ो, वैल्यू पे ध्यान दो। अब यहाँ पे जो नया फोर्स होगा F डैश, उसमें ये वैल्यू रखा। ठीक है, साइन छोड़ो, वैल्यू पे ध्यान दो, डिस्टेंस वही है, ये बन गया इतना। अब कंपेयर कर लो, F डैश/F, कंपेरिजन किया, बहुत कुछ कैंसिल, 9/16 बचा, तो F डैश इज, कुछ स्पेशलिटी नहीं होती है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, लेकिन थोड़ा सा यही सब ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस भी मैं भी दिखाता हूँ आपको। चलिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन समझिए सीबीएसई का है, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग से क्या मतलब है? चार्जिंग कैसे होती है एक बॉडी की? बॉडी की चार्जिंग कैसे होती है ना, इलेक्ट्रॉन के जरिए होती है ना। निगेटिव चार्जिंग कैसे होती है? इलेक्ट्रॉन के जरिए। पॉजिटिव चार्जिंग कैसे होती है? पॉजिट्रॉन के जरिए। नहीं नहीं, बोल दो उसी छोटे में, पॉजिट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन के जरिए। तो कोई न्यूट्रल बॉडी है, तो उसको अगर चार्जिंग आप कर रहे हो, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो क्या चार्ज हो जाएगा उस पर? पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव निकाल लिया आपने, और अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो निगेटिव हो जाएगा, यही तो होता है। तो फ्रिक्शन से चार्जिंग सुना है आपने? तो फ्रिक्शन से भी चार्जिंग हो जाती है, उसमें इलेक्ट्रॉन निकल आते हैं जैसे, तो उसमें चार्जिंग हो जाती है। तो जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन चले गए वो निगेटिव हो गया, जिससे निकल गया वो पॉजिटिव हो गया। अब ये भी बताओ कि मान लें किसी बॉडी को 2 कूलम चार्ज देना है, तो 2 कूलम का स्पेशल इलेक्ट्रॉन आता है क्या, या कोई चार्ज आता हो? तो कोई भी चार्ज कैसे बना होता है? इलेक्ट्रॉन के जरिए तो डिफाइंड होगा, तो ये काउंटिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। तो वो काउंटिंग को, जो सारे जितने भी वैल्यूज के चार्ज हैं वो किससे बनेंगे? इलेक्ट्रॉन्स के ग्रुप से बनेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से, तो वही काउंटिंग पूछ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितने इसमें मिसिंग हैं, इसका मतलब वो चार्जिंग किए हैं। तो भैया ऐसा करो कि जो चार्ज है उसको इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में लिख लो। अगर n इलेक्ट्रॉन मिसिंग से अगर चार्ज बन रहा है तो n इंटू ई हो गया, तो q की जगह n इंटू ई ले लो, तो n निकालना है। बाकी n निकालने के लिए उसमें बाकी चीजें जो दी हुई है, फोर्स फोर्स नापा गया है। अरे यार ये बताओ, प्रैक्टिकल कंडीशन में एक बॉडी पे अगर, नहीं, जैसे ये कहा जा रहा है इसमें कि चार्ज नापना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसे नापा गया होगा, ये बताओ, सोचो। कि सर वो किताब उताब देखेंगे, गूगल करेंगे तो हम बताएंगे ऐसे? अरे दिमाग है तुम्हारे पास, सोचो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसे निकाला गया होगा, इलेक्ट्रॉन को देख के, पकड़ के, ऐसे तौल के, है? कैसे निकाला गया एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, कैसे निकाला गया होगा, कैसे पता चला होगा? फोर्स के जरिए, उस पे फोर्स नापा गया होगा। फोर्स जब नापा गया, उसे किसी फील्ड में रखा गया होगा, उसे फोर्स नापा गया होगा, तो उस फोर्स को इस फॉर्मूले में रखा गया होगा, किसमें, ये जो आप देख रहे हो फोर्स का चार्ज से संबंधित, उससे चार्ज कैलकुलेट किया गया होगा। ये है प्रोसीजर प्रैक्टिकल। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, चार्ज से फोर्स, लेकिन फैक्ट ये फोर्स से चार्ज निकाल, वही किया गया है। देखो, टू पॉजिटिव आयंस विच ईच कैरिंग अ चार्ज क्यू, दो है, क्यू चार्ज है, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी। इफ एफ इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन, अगर एफ दिया हुआ है
तो आपको क्यू बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में। तो सीधा फॉर्मूला बेस केस है। एफ का फॉर्मूला लिखो और उसमें क्यू को क्या करो, एन इंटू ई रख के सॉल्व कर दो, एन निकालना। कुछ नहीं, क्वेश्चंस कोई स्पेशलिटी नहीं होती है, कभी कभी एग्जामिनर दे देता है कुछ स्पेशल से क्वेश्चन, नहीं तो जनरली ऐसे ही होते हैं क्वेश्चंस। तो वो क्यू स्क्वायर कैसे आ गया, दोनों क्यू है ना, मेन और टेस्ट दोनों है क्यू, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। वहां पे देखो ये एन ही रख दिया है, तो एन को कैलकुलेट कर लेना है। एन स्क्वायर एक तरफ रोका, बाकी उधर ले गए, अंडर रूट किया गया, सिंपल। ये है स्पेशल क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, सीबीएसई का बढ़िया क्वेश्चन। ये डिपेंडेंसी का क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला क्रिएट करने का क्वेश्चन है। पहले समझो क्या कहना चाह रहे हैं। ये दो बॉल्स हैं, इक्वल चार्ज रख रहे हैं, और दोनों को ऐसे एक जैसी इक्वल स्ट्रिंग से, एक जैसी स्ट्रिंग है उसमें हैंग कर दिया गया है, ऐसे सस्पेंडेड है। तो जब ये हैंग करेंगे तो आपस में रिपल्सन होगा कि नहीं, है ना। तो हाँ, तो सेम चार्ज है तो रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन हुआ तो ऐसे दूर होने लगे। तो ये स्टेट आई और रुक गए, रुकेंगे इसलिए क्योंकि और भी फोर्स लग रहा है उनका वेट, तो कहीं जाके इक्विलिब्रियम होगा। तो वो अवस्था जो है उसमें इन्होंने डिफाइन किया है कि इनके बीच की डिस्टेंस आर है मान लें फिगर में, और यहाँ पे ये वर्टिकल डिस्टेंस वाई है, ये कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि अब ये स्थिति थी, उसमें क्या किया कि ये दोनों स्ट्रिंग को पकड़ के और यहाँ पे क्लैंप कर दिया। अब ये भी स्ट्रिंग होनी चाहिए, डॉटेड दिखा दिया इन्होंने फिगर में। तो इनफैक्ट ये है कि दोनों स्ट्रिंग को ऐसे क्लिप किया गया। देखिए ये दोनों स्ट्रिंग है, यहाँ पे ऐसे बांध के यहाँ एक क्लिप लगा दिया गया, ऐसे पकड़ के ना क्लिप, ये कर दिया गया। अब क्लिप करने से क्या हुआ है कि वाई आधा हो गया बीच में। अब इसका प्रभाव कह रहे हैं कि इस आर पे आएगा, कह रहे हैं इनके सेपरेशन पे आएगा। तो वही पूछा जा रहा है कि अब ये नया सेपरेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा इसमें, ये निकालना है। अब मामला जो है कहाँ से कहाँ जा रहा है, आप देखिए इसमें है इलेक्ट्रोस्टैटिक का केस है, लेकिन फैक्ट ये है कि हमें आपस में रिलेट करना है किसे, वाई को आर से, ये फॉर्मूला बनाना है। अच्छा, अब वाई और आर आएगा कैसे, है इलेक्ट्रोस्टैटिक का केस, तो शुरुआत तो वहीं से शुरू होगी, बात यहाँ से यहाँ शुरू होगी। और यहाँ पे एक चीज मुझे दिख रहा है कि ये वाई और आर का संबंध इस ट्राइंगल पे है। अब दिमाग ऐसे सुनना शुरू किया ना कि यार वाई आर को रिलेट करना पड़ेगा, फॉर्मूला बनेगा तभी तो हम बता पाएंगे कि वाई आधा हो गया तो आर पे क्या होगा। अब फॉर्मूले में वाई आर को कैसे रिलेट करें, तो यहाँ पे आना शुरू हुआ, यहाँ से सोचना शुरू करिए ऐसे ट्राइंगल से, देखिए बनाते हैं। ये ट्राइंगल है, इससे सोचना शुरू करिए कि वाई आर को रिलेट करना है। तो वाई और आर रिलेट तो हो जाएंगे बशर्ते कि ये एंगल मालूम हो, और रिलेट कर लेंगे ट्राइंगल से, लेकिन ये एंगल मालूम हो। अब एंगल कैसे मालूम होगा, और एंगल मालूम कैसे हो, एंगल क्रिएट किसने किया उससे पूछो। तो एंगल कौन क्रिएट कर रहा है, ये रिपल्सन, नहीं तो ये वर्टिकल होते हैं ना। कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने उसे बढ़ाना शुरू किया एंगल को, लेकिन एक जगह जाके रुका भी, नहीं तो बढ़ता ही जाता। अगर आप छोड़ दें, बिल्कुल फ्रीडम हो, तो ये उठता चला जाएगा। रोका किसने, एमजी ने, वेट ने, तो उससे भी पूछो। दोनों ने मिलके एक थीटा क्रिएट किया है, तो अगर उन दोनों से पूछोगे तो थीटा के विषय में बताएंगे, और थीटा से पूछोगे तो वाई और आर के विषय में, वो भी वाई आर नहीं, वाई और आर बाई टू रिलेट होगा ट्राइंगल में। बस यहां से वाई और आर जैसे रिलेट हुआ, केस सॉल्व हो जाएगा। तो कहां से शुरू करें, एंगल से भी नहीं, उससे पहले से क्या, उसके बाद से क्या, एंगल जो क्रिएट किया किसने, एमजी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ये देखो
ऐसे ऐसे सोचा जाता है इस तरीके से। सर आप कुछ ज्यादा ही सोचते हैं भैया, नहीं सोचोगे तो नहीं कर पाओगे ऐसे, क्योंकि अभी इससे अगला क्वेश्चन भी दिखाता हूँ मैं आपको, उसमें सोच और आपकी शुद्ध हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में देखिएगा, देखिए यही कर रहे हैं, ये फोर्सेस मार्क कर रहा हूँ, ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और ये देखिए एमजी फोर्स। इन दोनों से मैं थीटा बनाना चाहता हूँ। तो देखो यहाँ पे, ये तो एक तो r/2 कर दिया, ठीक है, और ये एंगल थीटा। अब ये बताओ इसको इससे कैसे रिलेट करें। हाँ, इक्विलिब्रियम वाला क्या तरीका सीखा है यार, यहाँ पे इसे पढ़ाओ, ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब ये सब जान लो यार, इतना मैकेनिज्म किया तुम लोगों ने कितनी बार। तो ये टेन थीटा, यही तरीका होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके लिए इस एंगल के, तो एफ अपॉन एम जी, यहीं से शुरू कर देते हैं। ये देखिए थीटा, अब देखो यहाँ पे कैसे सब आ जाएंगे, किस तरीके से अपने आप रिलेट होके। टेन थीटा में रखने वाला हूँ, तो टेन थीटा जो है यहाँ पे, इसे रखने से पहले जरा ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये कैसे रख दिया। हाँ, ट्राइंगल से, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर, और ये बेस इस एंगल के लिए, तो ये रख दिया। और ये देखिए एफ और एम जी भी तो रखेंगे आप, तो एफ एफ जो है, ये डिस्टेंस कितनी है, आर, है ना, चार्ज दोनों बराबर हैं, क्यू चार्ज, तो ये क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये अंडरस्टूड है, बोलूंगा नहीं, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए नीचे एम जी, अब यहीं से सॉल्व करना शुरू कर दो, आ जाएगा, क्या दिक्कत है, देखो सॉल्व करते हैं ये नीचे गया ये पूरा, ये आर इधर ले, आर क्यूब हो गया, वाई को उधर ले गए, रिलेशन बनाना है, ठीक है। और वाई और आर क्यूब को रोको, बाकी सब कांस्टेंट है, फिक्स, क्यू एम जी सब, ये सब कांस्टेंट है, ये देखो रिलेशन, इसी से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा चूंकि आर निकालना है तो आर पे रिलेशन बनाओ, तो आर रखो तो थ्री पावर उधर जाएगा, हमारे ख्याल से ये किया गया होगा। अब यहीं से हो गया रेशियो, आर फाइनल अपॉन आर इनिशियल इज इक्वल टू वाई फाइनल अपॉन वाई इनिशियल, ये हुआ। और देखो अब रख देते हैं अपना, देखो यहाँ पे इनिशियल दोनों आर और वाई, फाइनल में वाई वाई/2, ये आर फाइनल निकाल, ये हुआ। और ऑप्शन में इसको कैसे लिख सकते हैं, है ना ऐसे, क्यूब रूट, क्यूब रूट, ये क्यूब रूट। तो देखे कैसे रिलेट किया, है ना। अच्छा एक मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मिलता जुलता नहीं है वो, शुरू में लगेगा लेकिन बाद में नहीं लगेगा। अब उसे समझिए आप जरा, उसमें भी रिलेशन डेवलप करना है, नीट में आया है, आईआईटी में भी आया है, पढ़िए जरा, समझ के हमें बता दीजिए आप क्या कहना चाह रहे हैं। पूरा AIEEE का क्वेश्चन ही छाप दिया है नीट में। समय दे रहा हूँ, थोड़ा समझ समझ लो, धीरे धीरे पढ़ो, जल्दीबाजी नहीं। एक रिलेशन ही तो डेवलप करना है V और X में, तो ये V और X जरा समझा जाए, आ कहाँ से रहा है, क्या है। चलो मैं भी पढ़ता हूँ। A two identical charged spheres suspended from a common point by a two massless string of length L, वही बात है, जैसे दो स्ट्रिंग से एक जैसी, उससे दो मासेस को हैंग कर दिया गया है, ठीक है, और आइडेंटिकल है, और चार्ज भी आइडेंटिकल है सब। तो उसमें देखो आइडेंटिकल नहीं होंगे तो जानते हो एक बेसिक प्रॉब्लम क्या आएगी, जो रिपल्सन होगा तो उसमें इधर का जो ट्रायंगल होगा, इधर का ट्रायंगल वो डिफरेंट हो जाएगा, फिर मैथमेटिक्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अच्छा
इसमें एक चीज जो एक्स्ट्रा दी है शायद कुछ अप्रोक्सीमेशन के लिए दे दिया है कि वो जो सेपरेशन हो रहा है इनके बीच में है ना डी, वो स्ट्रिंग की लेंथ से बहुत कम है, मतलब ये सेपरेशन थोड़ा सा है, लेंथ ज्यादा है ये सेपरेशन थोड़ा सा है, तो वहां एक अप्रोक्सीमेशन जानते हैं क्या हो जाएगा, थीटा स्मॉल हो गया, तो स्मॉल थीटा के लिए टेन थीटा थीटा साइन थीटा थीटा ये हो जाएगा, है ना, आर्क अपॉन लेंथ, वो सब चलेगा, आसान हो गया है थोड़ा सा। ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं द चार्ज बिगिंस टू लीक, यहां से समझने वाली बात है, ये वेलोसिटी कहां से आई, कह रहे हैं कि द चार्ज बिगिंस टू लीक फ्रॉम बोथ स्फीयर्स एट कांस्टेंट रेट, ये बताओ कि ऐसे सेपरेशन में है ये, एकदम से दोनों से चार्ज लीक होना शुरू हो गया, लीक हो सकता है, ऐसा होता है ना कि जैसे मान ले कॉस्मिक पार्टिकल्स घूमते रहते हैं स्पेस में, है ना, चार्ज होते हैं, तो वो क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते रहते हैं चार्ज को, तो जैसे मान लिया चार्ज एक जैसे न्यूट्रलाइज होना शुरू हो गया, तो क्या होगा, रिपल्सन कम होने लगेगा, अब चार्ज ऐसे दूर दूर थे, अब न्यूट्रलाइज होने लगे, तो उसमें रिपल्सन जो है कम होने लगा, तो क्या होगा, ये पास आने लगेंगे, पास आएंगे तो वेलोसिटी डेवलप होने लगेगी, है ना, तो उसी की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि इधर चार्ज बिगिंस टू लीक फ्रॉम बोथ स्फीयर एट कांस्टेंट रेट, अब चार्ज लीक होने का मतलब है कांस्टेंट रेट से कि पर यूनिट टाइम बराबर चार्ज उधर से निकल रहा है, डी क्यू बाई डी टी, अरे चार्ज इज क्यू और रेट ऑफ चार्ज डी क्यू बाई डी टी इज कॉन्स्टेंट, ये कह रहे हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं एज अ रिजल्ट द चार्जेस अप्रोच ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ आने लगेंगे विद द वेलोसिटी v, उसी से वेलोसिटी v डेवलप हो गई है, तो कह रहे हैं कि देन v एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, अब किसी इंस्टेंट पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस शुरू में क्या थी d, लेकिन बाद में क्या होगी, जैसे जैसे पास आने लगेंगे डिस्टेंस जो है बदलने लगेगी, तो वो किसी इंस्टेंट की डिस्टेंस वो x मान रहे हैं, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है d, लेकिन किसी इंस्टेंट पे x हो गया, क्योंकि d पे तो वेलोसिटी जीरो थी, लेकिन जब ये कम होने लगा डिस्टेंस आने लगी तो वेलोसिटी डेवलप होने लगी, तो वेलोसिटी और x में रिलेशन तो होगा, तो अब ये v और x में रिलेशन डेवलप करना है, अब इसमें कैसे सोचना शुरू करें, ये v और x को कैसे लाए पिक्चर में, x तो चलो आ जाएगा अपने आप, क्योंकि हम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेंगे तो उसमें सेपरेशन तो आ जाएगा, v कैसे आएगा पिक्चर में, ये बताइए। अब इसमें कैसे सोचो भाई, v को तो लाना है ना, इसमें तो किसी फॉर्मूले में v तो होता नहीं है, तो एक बात सोचो कि v को लाना है तो v किस पे डिपेंडेंट है, x पे ना, तो तुरंत आना चाहिए आपके दिमाग में यार वो जो x वैल्यू है उसको अगर हम टाइम से डिफरेंशिएट कर देंगे तो v आएगा, तो इसका मतलब हो गया कि पिक्चर में x दिखना चाहिए, तो x तो दिखेगा ही दिखेगा, वो कौन सी बड़ी बात है, जब आप फोर्सेस बैलेंस करोगे तो x तो आ ही जाएगा, अभी y और r नहीं आए थे पिछले क्वेश्चन में, तो r इज व्हाट x, तो x तो आ गया, तो यार अगर एक्सप्रेशन में x आ रहा है और q भी आ रहा है, फोर्सेस लिख रहे हो, तो भैया v कैसे आएगा, उस एक्सप्रेशन को टाइम से डिफरेंशिएट कर दो, dx बाई dt आ जाएगा, उसे v रख लेंगे, और एक इंतजाम और हो गया, q भी तो है उसमें, dq बाई dt आ जाएगा, वो क्या कह दिया कांस्टेंट, वो परेशान नहीं करे उसे कांस्टेंट कर देना, एक्सप्रेशन डेवलप हो जाएगा, ये है प्रोसीजर, बेहतरीन क्वेश्चन था ये, कितने लोग कर पाए होंगे, बहुत कम लोग, जो इस तरीके से सोचना जानते होंगे ना वही कर पाएंगे, आते हैं क्वेश्चन ना ऐसे, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, देखो देखो कर देते हो, उसी तरह से अप्रोच है, लेकिन बट डिफरेंशिएट करना है, ऐसे सोचना है, देखो यहाँ पे ये है फोर्स mg, x है, किसी इंस्टेंट पे x ले लिया, t नहीं ले रहे हैं, x ले रहे हैं, क्योंकि x लाना है हमें, किसी इंस्टेंट की बात हो रही है, ये x बाई टू होगा, वहां पे ये देखो ये स्ट्रिंग की लेंथ दिया था, ये नहीं दिया है ये, ठीक है, और वो एंगल जो कि स्मॉल हो जाएगा, शुरुआत ऐसी करेंगे इन्हें रिलेट करने के लिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था कि टेन थीटा इज एफ अपॉन एम जी, और सब्स्टिट्यूशन शुरू किया, तो देखो सब्स्टिट्यूशन में जरा ध्यान से देखना, टेन थीटा, क्योंकि डी डी वैल्यू, ये डी जो एक्स बन गया है ये बहुत कम है एल के टर्म्स में, तो ये थीटा कम होने से एंगल थीटा इज स्मॉल, ये एट एनी इंस्टेंट ये वैल्यू रख रहे हैं, देखो जरा ध्यान से ये कैसे रख दिया, पहले ये देखो टेन थीटा,
स्मॉल एंगल के लिए ये बन जाता है आर्क और ये बन जाता है रेडियस। वो सीधे हो जाता है, चाहे वो साइन थीटा लिखें चाहे टेन थीटा, सब एक हो जाता है। या थीटा आप लिखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ये हो या ये हो, ये दोनों वैल्यू क्या हो जाती है, बराबर। अरे यार ये स्मॉल होता जाएगा तो इनमें डिफरेंस खत्म होता जाएगा। नहीं तो जानते हो क्या होता है, ये क्या लिखते हैं, अगर एल को यूज करते हैं यहाँ पे तो वास्तव में क्या लिखते हैं बताओ, साइन थीटा। क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है, ये क्या होता है, हाइपोटेनस। टेन थीटा नहीं लिखते। और यहाँ क्या चाहिए, टेन थीटा। तो मुसीबत हो जाती, साइन थीटा से टेन थीटा बनाना होता तो क्या करते, बताओ बताओ क्या करते बताओ। तो ये निकालते, ये क्या होता बताओ बताओ, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू होल स्क्वायर। फिर वहां क्या लगता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या आता, जो भी आता खतरनाक आता। वैसे ही खतरनाक क्वेश्चन है, उस पर खतरा और बढ़ा दिया। एग्जामिनर दर्द रखता है आपका, महसूस करता है, स्मॉल कर दिया उसने। तो इसलिए आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये तो आप जान ही रहे हो। अब इसके बाद मैथमेटिक्स आगे ऐसे शुरू होती है, सिंप्लीफाई करना शुरू कर दिया। देखते जाइए मैथमेटिक्स। ये देखिए, ये सिर्फ एक्स और क्यू पर होगा, बाकी सब रिमेनिंग कांस्टेंट। एक्स और क्यू आ गया पिक्चर में, एक्स क्यूब एंड क्यू स्क्वायर। अब इसी से केस सॉल्व हो जाएगा। इस पावर को इधर ले जाए, 3/2 हो गया। डिफ्रेंशिएट करो, बताओ इसका डिफ्रेंशिएशन। 3/2 एक्स की पावर 3/2 -1, ये हाफ हो जाएगा। ये क्या आ गया, क्योंकि t से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसलिए dx/dt भी आएगा। ये ना लिखे क्या, नहीं मत लिखो, v कहाँ से लाएंगे, ये u है ना, t से कर रहा है, ये आ गया। और ये तो dq/dt हो गया। अब देखो ये है कांस्टेंट, दिया हुआ है क्वेश्चन में लीकेज। यहां से क्वेश्चन सॉल्व, ये हो जाएगा v। तो v इज प्रोपोर्शनल टू, ये उधर गया। ये दो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, मुझे पसंद थे। ठीक है चलिए।